सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। भाई आज का शो मुझे अकेले स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि तलहा आज थोड़ा सा लेट है, रास्ते में है, बस कभी भी पहुंच जाएं, किसी वक्त भी पहुंचने वाले हैं। तो हम आज का शो स्टार्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें हम लेके आए हैं आपके लिए। हम आपको मिलवाएंगे आज एक मूवी की कास्ट से भी मिलवाएंगे आपको, और हम बहुत ही अच्छी चीज़ें शो में लेके आए हैं। जो सियासी सूरत हाल चल रही है फ़िलहाल इस वक्त, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत गर्मी है वर्दा, बहुत गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर बीइंग लेट। और यकीनन इतनी गर्मी में लेट बंदा हो ही जाता है वर्दा, माफ़ कीजिएगा, आपको तकलीफ ही होगी मेरी वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले शो का बोझ आपको मैंने नहीं उठाने देना, लेकिन गर्मी बहुत है और गर्मी भगाने के लिए कुछ चाहिए होता है वर्दा। अरे तलहा आप चिल करें, छोड़े आप गर्मी से लेट क्यों हुए? सुबह को ये आप बताएं चाय आप ना लेट कॉफी, क्यों हुए? देखिए आपको मालूम है ट्रैफिक के इशूज, ये इशूज, प्रॉब्लम्स, गाड़ी खराब, पंचर, बहुत सारी चीजें होती है। इंसान हर रोज आए रोज लेट हो जाता है, लेकिन आजकल की गर्मी लाइट आई थी आपके? रात में सुकून से सोए आप? रात को आप जानती हैं कि तकरीबन 1 बजे से 3 बजे तक हमारे यहाँ लाइट होती नहीं है। दफ्तर वालों ने कल 11 बजे छोड़ा, रात को नींद नहीं मिली, सुबह सो नहीं पाए, गर्मी, ट्रैफिक। लेकिन कुछ गर्मी का हल तो दीजिए मुझे आप गर्मी भगाएं और ठंड रखें, स्प्राइट लें और चिल करें। तला आप हमेशा स्प्राइट के साथ चिल करती हैं? मैं बिल्कुल डेफिनेटली कि आपकी गर्मी का एहसास भगाने के लिए बेस्ट तरीका है सिर्फ स्प्राइट। चलें जी, और जब तक आप तला अपनी गर्मी भगाएं स्प्राइट के साथ, हम आपसे चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। महकमा मौसमियात की रिवायत बरकरार, पेशगोई के बाद बादल आए लेकिन खुलकर बरस ना पाए। हब्स और गर्मी से कराची वाले बेहाल। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और ये ग़िज़ा अब बच्चों को स्कूल में मिलेगी। सिंध हुकूमत के म्यूज़िक क्लासेस के फैसले की हिमायत और मुखालफत दोनों सामने आ रही हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मर्दों ने जानवर, खवातीन ने कपड़ों की खरीदारी के लिए कमर कस ली, लेकिन फैशन में उनकी क्या डिमांड है, क्या इन है, क्या आउट है, जानेंगे आज के शो में। उर्दू, पंजाबी और पश्तो के बाद बलोची सिनेमा की बहाली की कोशिशें। फीचर फिल्म डोडा जल्द बड़े पर्दे की जीनत बनेगी, लेकिन कास्ट आज हमारी मेहमान बनेगी। राइट, मैं लेट पहुंचा हूं वर्दा, शो में आज आप क्या बता रही हैं हमें आगाज में? मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले सियासत पर बात कर लेते हैं कि सियासत हो या कोई और शोबा, हर खेल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन जब ये हुदूद पार होती है तो वही गंदगी मचती है जो इस वक्त हमारी सियासत में हमें दिखाई दे रही है। तलहा अब जातियात पर हमले, खानदानों को निशाना बनाना, सियासत होनी चाहिए ऐसी सियासत तो मैंने कहीं नहीं देखी है। और आप बताएं तलहा, आप क्या कहेंगे? What we say in Pakistan, it's called dirty politics. गंदी सियासत है। जो भी इस खेल में खेलेगा उसके हाथ गंदे होंगे। अगर ये आप समझ रहे हैं कि आप इस खेल का हिस्सा बनेंगे, सियासत में आएंगे, सियासतदान बनेंगे और आपके हाथ साफ रहेंगे, दामन पे कोई दाग ना होगा, तो ये होना मुश्किल है। ये तरह दलाइल की बुनियाद पर हो तो बेहतर है, क्योंकि ओछे हथकंडों पर उतरने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके पास अपनी सफाई में दलाइल कमज़ोर हो या आपके पास कुछ कहने को और बचा ना हो। तो आप करते हैं कि आप पर्सनल, आप लोगों की ज़ातियात पे हमले करते हैं, उनकी फैमिलीज़ तक चले जाते हैं, तो ये बहुत हद तक गलत है। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती। जैसे हम सब देख रहे हैं कि बुशरा बीबी जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलियाँ हैं और साबिक खातून अव्वल हैं, जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पर और उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुबैना उनकी ऑडियो लीक की गई है और उसके ऊपर एक जिस तरह के इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, उसकी मैं कहूँगी कि खासी मजम्मत करते हैं हम लोग, और बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन हम जानते हैं कि इस वक्त मलिक रियाज साहब के ऊपर भी जितने केसेस बनाए जा रहे हैं वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि उनके जरिए वो फराह गोगी एंड इमरान खान साहब को टारगेट करना चाहते हैं। इट्स नॉट मलिक रियाज हु इज बीइंग टारगेटेड, इट्स इमरान खान एंड हिज रेपुटेशन एंड हिज फैमिली हु इज बीइंग टारगेटेड। और ये हमारी सियासत का हिस्सा है। वरना आज से नहीं, कई दिहाइयों से हम यही देखते आए हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये लोग सियासत को जंग तो समझते नहीं है, मुल्क से प्यार है नहीं है, जंग ज्यादा है। अब ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स को इन्होंने वॉर कर लिया है ना। अब ये इसमें लव तो है नहीं कहीं पर भी, सिर्फ जंग है, कुर्सी की जंग के साथ। अब ये कुर्सी की जंग हो गई जो पॉलिटिक्स की नजर हम लोगों को सब देखने को मिल रही है।
राइट और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अदनान जाफरी साहब। थैंक यू सो अनवार अदनान जाफरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। ये बताइए सर कि जाफरी साहब, पाकिस्तान की सियासत तो हमेशा बिलो द बेल्ट वाली गेम ही होती है ना, कि जितना नीचे मारो, जितना जोर का लगेगा उतने आप कामयाब होगे। इनफैक्ट आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी की एक सर्टेन मीडिया टीम होती है, इसका काम ही ये होता है कि आपने टीवी पे जाना है, चैनल्स पे जाना है, ये कहना है, इस तरह तकरीर करनी है, जितनी अच्छी तकरीर होगी उतनी बड़ी आपको सीट मिलेगी। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फिरदौस आशिक आवान, जब उन्होंने टीवी पर बैठकर कशमाला तारिक को कुछ बोला, वीडियो वायरल हुई, मिनिस्टर बन गई। इसी तरीके से आपका अल्लाह भला करे, बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं, मैं क्या नाम लूँ, जो टीवी पे आते हैं, बड़ी तकरीर करते हैं, कुछ भी नहीं थे और अगले दिन वो सेनेटर बन जाते हैं। तो यकीनन इससे वाज़ेह होता है कि हमारा जो मीडिया है हाँ वो बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जमहूरियत का सुतून भी है। लेकिन आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? खैर देखिए, आपने सारी बात तो खुद ही बताया। अल्लाह अकबर। मड स्लिंगिंग है ना, मड स्लिंगिंग भी आप उसका कोई अनप्रेसिडेंटेड है, हर दुनिया की हर पॉलिटिक्स में होती है। यहाँ पे तमाम हुदूद पार है, पहली बात। अदनान साहब, विल कम बैक टू यू। आई थिंक आपका टेक्निकल कुछ माइक का एरर है, वो बंदा के जब सही करता है। लेकिन इस वक्त अब यकीनन ये सिचुएशन वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर एक अलग जंग चल रही है और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल करना, ये ऑडियोज वायरल करना, ये ऑडियोज लीक करना, कहाँ से ऑडियो लीक हो रही है। इमरान खान साहब क्योंकि अपना कैरेक्टर बड़ा क्लीन है, उनमें कोई करप्शन नहीं है, उनमें कोई चोरी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि ऑफकोर्स उनके इर्द गिर्द जहां से भी वो कोई केस जोड़ना चाहे वो जोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी इमरान खान की वजह से ये हुआ है। इसलिए उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वो कहते हैं कि ठीक है जी ऑडियो लीक हुई, आप देखें उसमें कुछ कहते ही नहीं है, कि खुद बोल बोल के खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है इमरान खान भी स्प्राइट पी के ठंडे रहते हैं। कॉफी चाय तो नहीं, स्प्राइट पी के। खातून अव्वल के बारे में इस तरह की बातें करना और बिला वजह उनको सियासत में घसीटना, ये चीज़ बहुत गलत है। आप इस तरह की हरकतें तब करते हैं जब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आंखों तो हमें साफ दिख रहा है कि अपोजिशन के पास, जो कि अभी हुकूमत में है, शायद जो लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उनके पास अभी बोलने को कुछ नहीं बचा है। वो अपने गिरबान में झांक के शायद देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं तला, जब किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। यकीनन और उठती हैं। और जिनके घर शीशे के बने हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। सैडली हम सब शीशे के घर में रहते हैं और हम सबको पत्थर फेंकने का शौक है। अब आप ये देखिए कि मलिक रियाज साहब के ऊपर एक केस खुला है 41 बिलियन रुपीस का, जो उनके पैसे पकड़े गए थे लंदन में, और उनके बाद जो पैसे लंदन से वापस पाकिस्तान भेजे गए और फिर जो है वो पैसे जो हैं वो कहाँ गए, उसके ऊपर पूरा एक नया केस। टारगेट यहाँ मलिक रियाज नहीं थे, टारगेट मलिक रियाज के थ्रू फरागोगी के थ्रू बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान है, जिनको जो है पॉलिटिकली इस वक्त मलाइन किया जा रहा है। जाफरी साहब, विल कम बैक टू यू। जी देखिए, वो बात हो रही थी ना मड स्लिंगिंग पे। जी, पॉलिटिक्स दुनिया भर में मड स्लिंगिंग होती है, बिल्कुल। पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना। अब बात ये है कि आपने जिक्र किया बिलो द बेल्ट का, तो इवन जब बॉक्सिंग का मैच होता है तो उसमें बता दिया जाता है कि आप बिल्कुल मुक्कों का इस्तेमाल करें, मगर नो हिटिंग बिलो द बेल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है ना वो आज़ादाना मुक्कों और भूसों का इस्तेमाल है, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको अपनी बात को किस तरीके से हम कि हमारी ऑडियंस जो देखती है समझ में आए। देखिए, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर है ना वो है रूस और यूक्रेन की जंग, ठीक है ना। दुनिया में इस वक्त, अच्छा रूस का जो नक्शा जो लोग जानते हैं, जो उनकी बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसका जो नॉर्थ साइड है, जो नॉर्थ सी को जो टच करता है, साइबेरिया को हम कहते हैं ना, साइबेरियन विंड्स चलती हैं, जो यह बसता है यहाँ पे ना, वहाँ से उरल माउंटेन्स जो हैं, वहाँ से वो ऑयल की जो पाइपलाइंस हैं वो यूरोप और अब चाइना की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इस शदीद जंग के बावजूद और यूरोप और नेटो का केस और प्रो अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं या एंटी रशिया जो कंट्रीज़ है, आप देखिए जो लेटेस्ट खबर है, कल की खबर है, शायद ब्रेकिंग न्यूज़ है ब्लूमबर्ग की, कि रशिया ने अपना ऑयल सप्लाई नहीं है, ठीक है ना। आप इसको रिलेट, यानी कि जंग जो है वो बदतरीन है, वर्स्ट जो स्टेट है किसी भी मुल्क का वो ये है कि वो हालत जंग में है। तो इसके मायने ये जो हुकूमत अल्लाह ने कहा था ना कि ये इसको पॉलिटिक्स को तो पॉलिटिक्स ही जंग समझते हैं, लव तो है नहीं, मुल्क से प्यार तो है नहीं। अब ये उस नहज पे पहुंच गए हैं कि अगर जंग फर्स्ट की जगह इसी जगह पे अब इनको रख लीजिए तो ये लोग तो लोगों का दाना पानी भी बंद कर देंगे, जीना मुहाल कर देंगे। अभी बंद हो गया, आप देखिए महंगाई जिस तरह से हो गई है, लोगों का दाना पानी वाकई एक तरफ से बंद हो गया है। पहले कह रहे थे कि गरीब एक दाल रोटी में गुजारा कर लेगा, तो वो भी मिसाल नहीं दे सकते आप। तो ये है, एक होती नेग्लिजेंस और एक होती क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो इसी तरीके से बात नहीं की गई, तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ही होता है। हमारा जो ग्वादर पोर्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे थे, और कराची बेस्ड हकीकतन पाकिस्तान की जो है ना शहर है माशी इकोनॉमिक हब है, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक हब हमारा ग्वादर बनने जा रहा था। तो अभी जो लेटेस्ट वहाँ के फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि वहाँ पे ड्रेजिंग हो गई
और ड्रेजिंग के मायने ये हैं कि वो जो बोर्ड पे जो उसकी सफाई होनी चाहिए, बड़ी कश्ती नहीं लग सकती। एग्जैक्टली, तो कोई बड़ा शिप वहाँ एंकर नहीं हो सकता। तो बहुत सादा सा, इसमें कोई नहीं है, दिस इज नो रॉकेट साइंस, कि जो आदमी उस पर तैनात था इस काम पे, इस ड्यूटी पे, उससे ये सवाल किया जाए कि आपसे कैसे ये चीज़, ये इग्नोरेंस तो नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक जाफरी साहब देखो, PIE 1 रुपए में बिक रहा है, स्टील मिल 1 रुपए में बेच रहा है फाइनेंस मिनिस्टर। यही तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हैं कि अपने इतने बड़े बड़े इदारे, यही इदारे आप प्राइवेट सेक्टर को दे देना तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दिखा देंगे आपको, और यही इदारे हुकूमत को दे दें तो वो सब बेचकर, सब तबाह कर कर खत्म निस्तो नाबूद कर देंगे उसी इदारे को। ये तो बदकिस्मती है ना, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, अल्लाह रहम। अच्छा, मुझे बताएं कि जो अभी उनकी जो ऑडियो लीक हुई है हमारी, आप इसके बाद बुशरा बीबी की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि वाकई इस तरह की ऑडियो लीक करना, फिर उसके ऊपर इस तरह की बातें करना या उसको इतना ज़्यादा उछालना सोशल मीडिया के थ्रू, क्या ये सही है? देखिए, बहुत आसान तरीका है कि अगरचे इसमें सदाकत नहीं है, पहला स्टेप PTI को यही लेना चाहिए। डिनायल तो कर दिया है ना, कर दिया ना, लेकिन इनको एटलीस्ट कम अज कम केस तो दायर है ना, टेक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी पिछले दिनों चौधरी शुजात साहब, उनके भाई ने एलिगेशन दी थी कि चौधरी शुजात जो हैं वो अपने बच्चों के उस पर आए हुए हैं, उनके क्लॉ होल्ड में आए हुए हैं, ठीक है ना। उस पर चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि अगर इन्होंने माफ़ी नहीं की तो मैं पेंडोरा बॉक्स खोल दूँगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये, दिस इज़ माई टेक, कि ये नहीं होना चाहिए। इसमें सीधा सीधा बात होनी चाहिए कि जो तुम्हारे पास है वो साबित करो, नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ। राइट जाफिर साहब, यकीनन आपने बहुत सही बात की, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी बड़ा अजीब लगती है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो ऑडियो लीक्स बढ़ जाती हैं। ये क्यों? ये मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इसकी बेसिक रीज़न तो यही है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा टैप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जासूसी हो रही है, और जब आपके पास कोई ठोस सबूत शवाहिद ना हो अपने अपोजिशन को, अपने सामने वाली पार्टी को गिराने के लिए, उन पे प्रेशर डालने के लिए, उन पे केसेस बनाने के लिए, फिर आप ज़बरदस्ती की ऐसी ऑडियो लीक करवाते हो, डीप फेक का इस्तेमाल होता है, जाली वीडियोस भी बनती हैं। मेरा भी यहाँ पे एक सवाल है कि ठीक है, अगर आप किसी कोई आप इल्ज़ाम लगाते हैं, सपोज कोई ब्लेम करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई आपसे इख्तलाफ है, मुझे पता है कि आपने ये हरकत की है, तो मैं उसका एविडेंस पेश करूंगा, ठीक है, आप आगे समरी बनाएं, उसके आगे जाएं, आप अदालत में जाएं। ज़हरा के वालिदैन ने एविडेंस पेश किया था ना अदालत में, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बे फॉर्म, नादरा गवर्नमेंट का ये इदारा है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के इदारे का सर्टिफिकेट अदालत में एक्सेप्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ। अदालत ने बोला जाओ जी मेडिकल करवाओ जी, हम तो इन लेटर्स को मानते ही नहीं है। तो इससे अजीब सी बात है जाफरी साहब कि हम लोग इस वक्त जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये एविडेंस की बात होती है, सबूत की बात होती है, कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोर्ट्स में बहुत सारे मेरे पास ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी स्टेटमेंट, कोर्ट्स में इंसाफ नहीं है, फैसले हैं। अच्छा, जब तक इंसाफ नहीं होगा तो फैसला कैसे होगा? कम से कम मैं ये समझने से आ रही हूँ। सर, फैसला होता है डिसीजन, इंसाफ होता है जस्टिस, यू हैव डिसीजंस ओवर देयर, पर वहाँ पे जस्टिस नहीं है। वो यहाँ ये नहीं देखा जाता कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, यहाँ देखा जाता है कि वो कितनी बड़ी पार्टी हो। तो इसके मायने ये है ना कि सिस्टम इज फ्लॉड। तो जब व्हेन द सिस्टम इज फ्लॉड तो आपको इंसाफ मिल ही नहीं सकता, ठीक है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, वो बड़ी सीधी सी बात है कि ये है, मतलब कौल हजरत अली का ना, कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन ज़ालिम की नहीं चल सकती। तो जुल्म वहाँ है जहाँ इंसाफ नहीं है। जी हाँ, तो हमारे इतना जुल्म बढ़ता जा रहा है। आपकी नज़र में डू यू थिंक हमारी सोसाइटी मज़ीद जुल्म बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, वो लिमिट जो है वो क्रॉस कर गई, पानी सर से गुजर गया है। दिस इज़ हाई टाइम कि अब मैं अपने पहले भी उसमें तज्ज़िये में कह चुका हूँ कि अवाम जो है ना, दैट इज़ पावर, ठीक है ना, असल जो ताकत है वो आवाम के पास लेकिन जाफर साहब, हमारी आवाम तो निकलती ही नहीं है। जहाँ हमारी आवाम तो वो आवाम है जहाँ हमें पता चलता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो हम कतारें लगा के खड़े हो जाते हैं पेट्रोल पंप के बाहर। कतारें दुबई में भी लग रही हैं आजकल। नहीं, वहाँ की बात आप अलग, वो तो वहाँ लंबी लंबी कतारें लग रही है। नहीं तला, वहाँ तो आपको बेनिफिट्स भी इतने मिल रहे हैं ना, फिर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आप अगर वहाँ पे महंगाई है सिर्फ तो वहाँ सेल भी लगती है, पेट्रोल है, बिजली है, एक चीज पे आपकी खाल उतार दी गई है। देखिए, आपने तो एक तरीके से अवाम को जगा दिया ना, आपने वो फ़र्क जिसे हम कहते हैं ना, जिंदा कौम है। तो आई बीइंग अ पाकिस्तानी सिंसियरली होप कि अगर जो ये ज़रा सी जो खटक है, जो ज़रा सी कमी है, ये पूरी हो जाए और लोग अब अपना, मैंने कहा ना, ये दिस इज़ हाई टाइम, अब लोग अपना फैसला सुना दें। क्योंकि जब तक जलसे हो रहे हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, लोग आ रहे हैं, हम आवाम का रश देख रहे हैं, हमने तारीख के बड़े बड़े जलसे देखे हैं, लेकिन जब आप बात आती है इलेक्शन की तो वहाँ पे फिर वही होता है जो सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा, एक और कमी महसूस की है जनरली मैंने, कम से कम हमारे माशरे में, वो ये है कि डिसीजन मेकिंग पर हर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। या तो ये है कि बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों में इंसान इतना घिरा हुआ है
कि वो फैसला नहीं कर पा रहा। ये जो आपने कहा ना आवाम जाती है, इसमें थोड़ा सा ये भी कि दे वांट टू वेंट आउट समथिंग ना, वो इट कुड बी देयर एंगर, इट कुड बी देयर फ्रस्ट्रेशन, इट कुड बी है कि चलो भाई कुछ ताज़ा हवा खा लेंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं, ऐसा हुआ है इन द पास्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से, अवाम में बहुत से ऐसे लोग आए हैं कि जिनसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्या डिस्कशन होगा, इवेंट क्या है, उनको उसकी तफसील नहीं पता थी। रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया है जाफरी साहब और उसी से महरूम कर दिया है। आपने कहा हम जिंदा कौम हैं, मेरी नज़र में हम कौम नहीं है, हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान हैं। एक नई खबर भी आज आई है मेरे पास, वो ये आई है कि एवरी ATM ट्रांजैक्शन आपको 23 रुपए 44 पैसे चार्ज होंगे। जो पहले आपकी ATM ट्रांजैक्शन भी फ्री में हो रही थी कि भाई 2000 रुपए निकालने हैं, 3000 रुपए निकालने हैं, अब हर ट्रांजैक्शन पे भी पैसे लगेंगे। कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया है कि जहां से आवाम का खून ना चूसा जाए। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, सियासतदान अपने फेलियर्स को, अपने फियास्कोस को आवाम के ऊपर थोप रहे हैं और मैं नहीं समझता कि हम मजीद जो है इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। आप ये बताइए सांस लेने पे टैक्स है या नहीं है? आने वाला है, ठीक है ना, अगले महीने तक वेट करें। IMF शर्त लगाएगा, वो बोलेंगे जो हुजूर मेरे आका आइए सांस पे टैक्स लगाएं। ठीक है, तो जब वो वक्त आ जाए शायद तब हम जाग जाएं। मैंने जिंदा कौम तो इसलिए कहा था ना, एक होप तो है और मैं चाहूंगा कि और वो एज ब्यूटीफुली सेड इन सिंधी ना, सजी दुनिया उम्मीद तक कायम आए। बेशक ना उम्मीदी कुफर है, नहीं उसमें भी कि वही पे दुनिया कायम है भाई, हम सब जानते हैं ये बात। लेकिन फिर भी सैडली आई एम वेरी अपसेट कि हमारे आवाम निकलती नहीं है, आवाज़ नहीं उठाती। हमने खुद हिस्ट्रीज बदलते हुए देखा है, चाहे हम कृषि की बात करें, हम कहीं और की बात करें, हमने देखा वहाँ पे तारीखें बदली हैं, 29 साल हुकूमतें एक रात में ख़त्म हुई हैं। अगर आवाम परेशान है, मुझे तो जाफरी साहब अयूब साहब का दौर याद आता है कि जब चीनी के ऊपर उनको थोड़ा बहुत लानतान हुई तो फौरन से उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के सियासतदान हर किस्म की जो है वो चीज सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ना सिर्फ सियासतदान, इदारे भी सब कुछ सुन लेते हैं जो कभी हमने तारीख में नहीं सुना था कि ये इदारे ऐसी बातें ही बर्दाश्त कर जाएंगे। वो जब हिस्स ख़त्म हो जाए ना, तो बेहिस इंसान जो है ना, वो तो ऐसा होता है कि जैसे इट्स लाइक अ रबर, वो आप उस पर कोई चीज़ मारें तो इट बाउंसेस बैक। तो एक तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि हमारे पास डायरेक्शन की भी कमी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से कह देता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों को, सिर्फ यहाँ नहीं जहाँ भी हैं, कि जो हमारे हाथ में इस वक्त मोबाइल फ़ोन है ना, जो पूरी दुनिया हमारे पाम में है, तो हम एटलीस्ट अगर उसको सर्व कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को एजुकेट कर सकें। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि आपके पास जब भी मोबाइल फ़ोन है तो आप उस पर कैंडी क्रश खेलते रहें या आप उसमें बेमकसद सर्फिंग करते रहें। तो इंटरनेट सर्फिंग भी ऐसे करें कि उसमें कुछ हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेट वो छुरी है जिससे खाना भी बन सकता है और जिससे इंसान की जान भी ली जा सकती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान के लिए वर्दा बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल जी। और एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और यकीनन आजकल जो हालात हैं, अब दुनिया गोल नहीं रही, बोल ही हो गई है। यकीनन अब सिर्फ सुबह नहीं, पूरा दिन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और मौसम ने बड़ा परेशान किया हुआ है, बिजली ने बड़ा परेशान किया हुआ है। बड़ी तवक्को थी कराची वालों की। सरदार सरफराज जो में डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए थे कि 2 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। आज 4 तारीख हो गई है। कराची वाले मेट डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और कह रहे हैं बुरा भला कह रहे हैं। मैं इसके लिए भी अगर कहूँ कि बड़ा मेरी शक्ल से समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। जुल्म किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कब से सुनने में आ रहा था कि 2 जुलाई से बारिशों का इम्कान है, बल्कि 30 जून से ये किया है महकमा मौसमियात में। लेकिन हमने कप उठाया चाय पीने के लिए, देखा खाली है। आपको उठा के कप, हम लोग नींद से उठे कराची वाले के बारिश होगी, देखा कोई सीन ही नहीं है भाई। नहीं जी, हम सुन रहे थे कि 30 जून से लेके 5 जुलाई या 6 जुलाई तक ठीक ठाक तूफानी बारिशों के इम्कान है। यहाँ तक सोचा कि अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची पे बारिश बराने रहमत कभी भी मेहरबान नहीं हुई है। बादल आए और पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए, कुछ नहीं पता। जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद है, माहिर मौसमियात, और मरियम हमारे साथ है, हमारी नुमाइंदा। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे आखिर क्या हुआ, बादल कहाँ गए, खो गए, नाराज हो गए, क्या हुआ है जी? अब्रे रहमत क्यों नहीं बरस रही कराची वालों पे? जी बताइएगा महकमा मौसमियात जवाब। बिल्कुल कराची की अगर जी बोलिए मरियम, बोलिए।
देखिए बिल्कुल, कराची की अगर बात की जाए, जो मानसून की हवाएं हैं वो 30 जून से ही जो है वो सिंध में दाखिल होना शुरू हो गई थी, लेकिन बहरे अरब में एक हवा का कम दबाव है जिसके सबब मानसून हवाओं की जो शिद्दत थी उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी जो है वाक़ हुई, जिसके सबब ये जो सिस्टम था ये ख़त्म नहीं हुआ, अलबत्ता डिले ज़रूर हो गया है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश जो है वो रिपोर्ट की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं जो हैं आज दोपहर से कराची को मुतासर करना शुरू करेंगी, जिसके बाद आज दोपहर से गरज चमक के साथ शहर कायद में बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और इस दौरान बारिश से कबल जो है आंधी भी चल सकती है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी फॉल्स का भी जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश का जो सिलसिला है वो 6 जुलाई तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है, जबकि 7 जुलाई सिर्फ एक दिन का जो है वो गैप आएगा। उस दौरान भी हम देखेंगे कि शहर में ड्रिजल या लाइट रेन हो सकती है। उसके बाद 8 जुलाई से एक और मानसून करंट या मानसून सिस्टम जो है वो कराची को मुतासर करेगा, जिसके बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शहर कायद में मज़ीद 4 रोज़ बारिश होगी 11 से 12 जुलाई तक। तो शहर कायद में जो फर्स्ट हाफ है जो मानसून सीज़न का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सरगर्म रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मतलब मरीम एक सेकंड रुकिएगा, जवाब साहब से बात करेंगे। जवाब साहब बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि महकमा मौसमियात कहता है कि फुल गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, लेकिन फिर बारिश नहीं होती है, डिले आ जाता है, तो ऐसा क्यों है? वर्दा इसमें बेसिकली महकमा मौसमियात को तो खैर ऐसे कोई इतना कसूर नहीं है। हाँ बिल्कुल टेक्निकल एरर्स होते हैं, और इस सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ वेदर पैटर्न्स जो हैं वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे, जिसका कोर रीज़न ये था कि सिंध के ऊपर जो है वो एक सर्कुलेशन ने बनना था जो कि आने वाले सिस्टम को जो है राजस्थान रीजन से जो है जिसे इससे काफ़ी हद तक सपोर्ट करना था। अनफॉर्चुनेटली वो जो सर्कुलेशन है वो ज़मीन पे नहीं बना, उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो बहरा अरब के ऊपर बना, और क्योंकि बहरा अरब में जो है वो माहौल काफ़ी साजगार है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई है, वो सर्कुलेशन बेसिकली काफ़ी हद तक ताकत पकड़ गया और उसने जो है अपनी मुख शुरू कर दी ओमान की तरफ, जिसकी वजह से जो आने वाला जो सिस्टम था वो तकरीबन 1.5 से 2 दिन जो है वो सिंध गुजरात बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर के आसपास जो है वो स्टॉल हो गया था। इन सारे एरियाज में तो काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई है, लेकिन जैसे ही ये बहरा अरब वाला सिस्टम कल आगे मूव हुआ है तो हमने देखा कि कल दोपहर लेट आफ्टरनून और शाम से जो है वो थरपारकर रीजन में काफ़ी हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो चुकी है। अपर सिंध में, सक्कर रीजन में, लाड़काना रीजन में और इसके अतराफ के जितने भी रीजन हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी रेनफॉल की अपडेट्स मिली है। इस्लामकोट थरपारकर में जो है वो तकरीबन कल 1 से 1.5 घंटा जो है वो मूसलाधार बारिश हुई है। अब तक ऑफिस तो नहीं आए हैं, लेकिन यही देखने में आएगा कि हो सकता है ये तकरीबन ट्रिपल डिजिट्स को क्रॉस कर चुका हो। सही जवाब। अब सिंध का बताइए कि सिंध में इतना बुरा हब्स हुआ है इस वक्त। कराची की अगर हम बात करें तो बेतहाशा गर्मी है, हब्स सफोकेशन का सा आलम है, तो ये कब तक सही होगा? क्या आज कुछ बेहतर होने के इम्कानात हैं या फिर बारिश का इंतजार करें हम कल दोपहर तक या आज शाम तक? नहीं देखे वर्दा, अभी तक तो ऐसे कोई ये हब्स खत्म होने के इम्कानात नहीं है। इसकी अगेन वजह यही है कि ये जो सिस्टम था ये अब सिंध में जो है वो आना शुरू हुआ है। सी ब्रीज हमारे यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो रुकी हुई है और आने वाले दिनों में भी जो है ये काफ़ी हद तक रुकी रहेगी, क्योंकि मॉनसून में अक्सर ये में आता है कि सी ब्रीज जो है वो रुक जाती है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन और अपना आगे आने वाले दिनों में भी जो है वो, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह ये है कि आज लेट आफ्टरनून से जो है वो थंडरस्टॉर्म्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है कराची में। कितने मिलीमीटर एक्सपेक्ट करें मेमन साहब आज? तहाँ भाई देखें, मिलीमीटर फिलहाल कहना ऐसे मुश्किल है, लेकिन आप लोअर एंड में जो है वो एटलीस्ट 15 से 25 मिलीमीटर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज। कल रात में भी जो है वो कराची के नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो अच्छे शावर्स देखने में आए हैं और कुछ अनऑफिशियल रीडिंग्स कुछ इसी तरीके से हैं कि 10 मिलीमीटर प्लस जो है वो देखने में आया है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद। मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौसमियात, और मरियम असलम में रिपोर्ट कर रही थी कराची इलाके से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। लेकिन वो एक्सपेक्टेड है कि अब कराची में बारिश आ जाए, क्योंकि यकीनन कराची एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है ये। अलोन कराची इज अबाउट 10 to 15% ऑफ पाकिस्तान, और अगर इकनॉमिक टर्म से बात करें तो उससे भी कई गुना ज्यादा। मेरी नज़र में कराची वालों को इस वक्त बारिश की शदीद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। बहुत गर्मी। साथ साथ आगे बढ़े कि जब
हम टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो म्यूज़िक कहते हैं कि हमारी रूह की ग़िज़ा है। और पाकिस्तान में इस वक्त स्कूल ना जाने वाले बच्चों की दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा तादाद है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो 5 से 16 साल की उम्र के 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो इस उम्र के अगर हम ग्रुप की कुल आबादी का कहूँगी 44% तक का हिस्सा है। और मुल्क में तकरीबन 3 लाख स्कूल हैं। जो सूबा सिंध के वज़ीर तालीम में बात करेंगे सैयद सरदार अहमद ने गुज़िश्ता दिनों में स्कूलों में म्यूज़िक और आर्ट की क्लासें स्टार्ट करने का ऐलान किया है। लोगों की जानिब से इस फैसले पर मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं। कुछ लोग मुखालिफ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग इस बात पे बड़े खुश हैं और अग्री भी करते हैं इस हवाले से। और हमें इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हसन साहब, जो कि खुद एक टीचर हैं और कई स्कूलों में एज ए म्यूज़िक टीचर पढ़ाते भी हैं। तो उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी खुर्रम हसन साहब, बताइएगा आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या म्यूज़िक वाकई तालीम का या कोर्स का पार्ट बनाना अच्छी बात है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल अच्छी बात है। और अगर सिंध हुकूमत ने ये फैसला लिया है तो हमें इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है और मैं पाकिस्तान के जो टॉप क्लास स्कूल्स हैं उसमें मैं सर्व कर चुका हूँ। तो म्यूज़िक से जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो और किसी सब्जेक्ट से नहीं आता, क्योंकि आपको वो चीज़ हमेशा याद रहती है जो आप गा के याद करते हैं। अग्रीड। मिसाल के तौर पे इस्लामिक मंथ के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, तो उसके लिए अगर हम पोम होती है 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। अब ये जब बच्चे को हम करवाते हैं ना, वो पूरी लाइफ नहीं भूलता। इसी तरीके से टेबल्स हैं, इसी तरीके से उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, मिसाल के तौर पे एनिमल्स के साउंड हैं, अगर उसकी पोम हम बना के बच्चे को करवाते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है ये उसकी जो लर्निंग है उसमें बहुत अच्छा एक एडिशन होता है। और दूसरा ये है कि बच्चे की ओवरऑल जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज होती है, इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सही खुर्रम साहब, आपकी इस बात से अग्री करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हटके फिर म्यूज़िक की तरफ ही लग जाता है, गाने बजाने में लग जाता है, या फिर वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। अगर हम म्यूज़िक के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, थोड़े से ड्राई हैं, आई मीन आप अगर सोशल स्टडीज़ की बात कर लें या ज्योग्राफी की बात कर लें या मैथ्स की बात कर लें, तो बच्चों से दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, इस बारे में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, अगर ऐसा होता तो कई सालों से जितने पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो इस सब्जेक्ट को कट ऑफ कर चुके होते। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इस सब्जेक्ट की इतनी डिमांड है कि वो लोग तो छोड़ें, पाकिस्तान में भी आप किन स्कूल्स को प्रीफर करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। आप खुद भी अगर जाते हैं, मैं भी अगर खुद भी अपने बच्चे को भी एडमिशन करवाने जाता हूँ तो मैं पहले पूछता हूँ, यार आपके ठीक है सब्जेक्ट्स तो हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या करवाते हैं? जब वो कहते हैं हमारे पास म्यूज़िक है, हमारे पास आर्ट है, हमारे पास स्पोर्ट्स है, तो देखें ये कैरियर बिल्डिंग में ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प। सॉरी टू इंटरप्ट, अग्रीड, म्यूजिक इज अ लैंग्वेज, म्यूजिक इज एन आर्ट, म्यूजिक इज अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एट द सेम टाइम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इनका रुझान थोड़ा मजहब की तरफ होता है, मजहबी होते हैं और वो म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझते। जाहिर सी बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ऐसे में यकीनन म्यूज़िक को आप समझते हैं कंपलसरी होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, ताकि हर कोई अपने कन्वीनियंस के मुताबिक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए। ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, लेकिन ये होता है जैसे समझे आटे में नमक के बराबर। ठीक। अगर क्लास में हमारी क्लास में अमूमन 22-25 बच्चे होते थे तो एक आध बच्चा ऐसा होता था जिसको हम फोर्स नहीं करते थे, गो के उस बच्चे का दिल चाह रहा होता था कि भाई मैं भी जाऊं, मैं भी सीखूं। अच्छा, दूसरा देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर सिंध हुकूमत ये फैसला कर रही है कि म्यूजिक को इनकलकेट करना है तो 2 होते हैं म्यूजिक सब्जेक्ट को समझने के तरीके। एक होता है टीचिंग थ्रू म्यूजिक, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एक होता है टीचिंग म्यूजिक, ठीक है, टीचिंग म्यूजिक
वो डिफरेंट बिल्कुल, उसमें इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, उसमें स्केल्स, उसमें जनाब नोट्स, वो तो स्कूल में किस हद तक सिखाते हैं आप? लाइक क्या जैसे कि आपने कहा टीचिंग म्यूजिक स्कूल में सिखाई जाएगी, और किस हद तक सिखाई जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो टैलेंट की माशाल्लाह से भरमार है और बहुत से लोगों की आवाज़ भी। What he's trying to say is teaching music and teaching through music. म्यूजिक के जरिए आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं, न सिर्फ म्यूजिक सिखाना बट म्यूजिक के थ्रू लर्निंग। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या स्कूलों में अभी जो है आप ये टीचिंग म्यूजिक यानी कि म्यूजिक करना सिखाएंगे, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और म्यूजिक बाकायदा सिखाएंगे, या फिर सिर्फ इस तरफ ही रहेंगे हम के टीचिंग थ्रू म्यूजिक? देखिए मेन जो पार्ट होता है ना स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल्स में चल रहा है, वो होता है टीचिंग थ्रू म्यूजिक, यानी प्ले ग्रुप से लेके क्लास 2 तक बच्चे को पोम्स के जरिए डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाना, ABCD पढ़ाना, एनिमल्स के साउंड पढ़ाना, अलिफ बेते पढ़ाना, ये सब टीचिंग थ्रू म्यूजिक में आता है। क्लास 2 के बाद हम टीचिंग म्यूजिक की तरफ जाते हैं, जिसमें बेसिक थोड़ी चीजें हम टच करते हैं। खुर्रम साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब जानना चाहते हैं कि आप किस तरह इस्लामी महीने म्यूजिक के थ्रू सिखाते हैं, जरा बताइए, इनको गा के दिखाइए सर। अच्छा, मैं सुनाता हूँ आपको। देखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, सोचे देखे भाले इनको ना भूले, सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूले, पहला मुहर्रम दूसरा सफर, पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे, इन दोनों के पीछे पीछे, रब्युल अव्वल रब्युल सानी, जमादुल अव्वल जमादुल सानी, बाकी छे की ये तरतीब, बाकी छे की ये तरतीब, रजब शाबान रमजान, रजब शाबान रमजान, शव्वाल ज़िलक़द ज़िलहज, शव्वाल ज़िलक़द ज़िलहज। समझ रहे हैं आप? बहुत जबरदस्त। अब प्रोड्यूसर साहब जो है ना, आपको इस्लामी महीने याद हो जाने चाहिए, अब आप जो है ना सीखना शुरू करें। तलहा, पता है बात मैं अग्री करूंगी कि मेरे बेटे को भी स्कूल में इस तरह सिखाया जा रहा है, और मेरा बेटा छोटा है, लेकिन उसको छोटी एज से ही अगर आप इस्लामी महीने पूछें 12, तो उसको पूरे इस तरीके से ही याद है, वो ऐसे ही गा के सुनाता है। जब आपने ये गाना शुरू किया तो मुझे मेरे बेटे की लैंग्वेज जहन में आई कि उसने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, और ऐसे ही वो सुनाता है अगर उससे कोई पूछे तो। यकीनन म्यूजिक के जरिए आप बहुत कुछ और भी सिखा सकते हैं। व्हाट इज टू बी डन, आपकी रिकमेंडेशन खुर्रम साहब क्या है? किस तरह हमें अपने सिलेबस को इम्प्रूव करना है और किस तरह म्यूजिक को इंडक्ट करना है? मेरा इस बारे में ख्याल ये है कि पहले हमें स्कूल्स के स्टैंडर्ड को डेवलप करना पड़ेगा। हम एकदम जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं उनका बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे जब एडमिशन के लिए जाते हैं उससे पहले उनकी एक एजुकेशन घर पे हुई हुई होती है, तब जाके वो उस माहौल में एडजस्ट होते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में अगर ये हम स्टार्ट करेंगे तो इसको बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको लर्नेड लोगों से मशवरा लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप एक साइड के म्यूजिशियंस देखें, इसमें कैटेगरीज है ना, क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, हम जैसे लोग हैं जो टीचिंग थ्रू म्यूजिक के एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको बिठा के आपको मशवरा करना पड़ेगा, करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वरना तो आप करोड़ों रुपए का नुकसान कर बैठे। बहुत शुक्रिया खुर्रम हसन। मैं एक सवाल करना चाह रही तलहा मैं इनसे। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में हमें प्रॉपर म्यूज़िक की तालीम भी देनी चाहिए, जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखाना प्रॉपर, जैसे सुर लोग लगाते हैं कि मैं देखा है बहुत से बच्चों को इसका शौक है और नेचुरली गॉड गिफ्टेड भी लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये चीज़ भी होनी चाहिए स्कूल्स में? व्हाई नॉट, स्कूल्स आर डूइंग दिस। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो स्कूल के बाद 1 घंटा निकालते हैं। जैसे मैं विजिटिंग फैकल्टी पे, जी बिल्कुल, विजिटिंग फैकल्टी पे मैं 1-2 स्कूल्स में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ तो उनको प्रॉपर जैसे गिटार क्लासेस बच्चे करते हैं, और फिर वो परफॉर्मेंस भी करते हैं और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अच्छा खुर्रम साहब, आप खुद कंपोज़र हैं, तो आपने फिर मुझे पता है बहुत से स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, तो आपने फिर म्यूज़िक टीचिंग की तरफ आने का फैसला कैसे किया? बस बचपन से समझे शौक था म्यूज़िक का, और फिर जब मैं थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में आया तो म्यूजिशियंस के पास यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस होते हैं, तो हम लोग जब देखते हैं ठीक है यार एटलीस्ट वी आर हैविंग अ जॉब,
तो हम उसको कंसिडर करते हैं। फिर वहाँ से जब आप फर्स्ट जाते हैं तो उसके बाद ग्रो करने के मौके मिलते हैं। और आजकल स्कूल्स में बहुत अच्छा, यानी कि पे स्केल भी बहुत अच्छा है म्यूज़िक टीचर्स का, और वो ग्रो भी बहुत अच्छा करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि अमूमन तो लोग फिर अपनी एल्बम्स निकालते हैं ना, म्यूजिक की तरफ जाते हैं, इसी इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन आप टीचिंग की तरफ आ गए तो ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ ही, तो इसलिए मैंने ये सवाल करना चाहा आपसे कि क्या जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग जी ये एक अपना एक समझे एक वो होता है ऑप्शन चूज करने का। बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में प्रैक्टिकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, मैंने भी बहुत किया, इंटरनेशनल भी किया, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मेरा जो एक स्टाइल है, जो पर्सनैलिटी है, आई कैन टीच इन अ बेटर वे, तो मैं इस तरफ चला गया और अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र। सही। तो आपको लगता है कि नए जो म्यूजिशियंस हैं उनको काफ़ी नए एक दायरा मिलेगा, आगे नए मौके मिलेंगे उनको? मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल मिलना चाहिए। और म्यूजिशियंस की जो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो ये है कि एक तो उनको गवर्नमेंट दायरे में वो नहीं है, तो इसके बाद वो गवर्नमेंट दायरे में आ जाएंगे। फिर ये होगा कि म्यूजिशियंस का एक अपना इंडस्ट्री भी हो जाएगी ना, यानी कि अगर हम जाते हैं और बैंक अकाउंट के लिए हम अप्लाई करते हैं कि वी आर म्यूजिशियन, तो हमें वो कर दिया जाता है कि नहीं यार, म्यूजिक तो कोई शोभा ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इतना टैलेंटेड एक यानी कि एक एस्पेक्ट है माशरे का, तो उसको एक कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट इट। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे बेहतरीन टीचर मैं कहूँगी और म्यूजिशियन कंपोजर भी कहूँगी, खुर्रम हसन साहब। और तलहा, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ इस वक्त कि पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से दूर हैं, जिनके पास ना बुक्स हैं, ना यूनिफॉर्म है, ना सिलेबस है, ना कोई स्कूल है, ना कोई क्लास है। हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहते कि हम उन बच्चों को स्कूल कैसे पहुंचाएंगे। हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहते कि जो स्कूल गोस्ट स्कूल्स बने हुए हैं, जो टीचर गोस्ट टीचर बने हुए हैं, जो हमारा सरकारी निज़ाम, कराची से बाहर निकले ना आप, कराची में तो चलो बड़ा शहर है, बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर है, बड़े बड़े स्कूल है, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन गांव देहातों में जाकर देखें ना स्कूलों का हाल क्या है, किस तरह वो दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, किस तरह उनके पास एक पंखा नहीं है, कुर्सी नहीं है, एक टेबल नहीं है। आप बात कर रही हैं म्यूजिक की, ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। आप ये देखिए, नहीं अभी मुझे कंप्लीट करने दें, आपने मेरे दुखती नस पे हाथ रखा है। आप मुझे बताइए कि आप म्यूजिक की बात कर रही हैं, आप अपना जरा पुराना सिलेबस तो उठा के देखिए, उस सिलेबस के अंदर कितनी अपग्रेड होने की जरूरत है, उसका कितनी पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ाई का निजाम कैसा है, ना टीचर पढ़ाने आता है, ना स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिक की। आई थिंक इट्स प्रीटी सैड कि हम उन बच्चों को स्कूल ले जाने की बात नहीं कर रहे जो करोड़ों बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, चाइल्ड लेबर में लग रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन का शिकार हो रहे हैं, हरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं रोज। हम ये बात जरूर कर रहे हैं म्यूजिक स्कूलों में डाल दें, जो स्कूल पहले ही महंगी फीस ले रहे हैं और महंगी फीस लें, बट सैडली हम सही डायरेक्शन में नहीं है इस बारे में। चलें जी, इस बात पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं और तलहा को थोड़ा सा गुस्सा ताकि ठंडा हो जाए। तलहा पानी पिए। अब मैं पानी पीऊंगा ठंडा होने के लिए, पानी ज्यादा ठंडा करता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब इस सेगमेंट में बात करेंगी वर्दा चिकन की, लेस की, कपड़ों की, टेक्सचर की, क्या इन है, क्या आउट है, क्या फैशन में आ रहा है, क्या जा रहा है। और वर्दा के साथ मौजूद है हमारे सेट पे एक बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन सी मशहूर और मारूफ डिजाइनर भी। तारुफ कराइए वर्दा। बिल्कुल, क्योंकि ईद अनकरीब है तला, जैसे कि मर्द हजरात है, आपका तो मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप एक दिन जाते हैं, आप मुझे बता चुके हैं, लेकिन इस वजह से मर्द हजरात जो है वो रुख करते हैं मंडी का, तो खवातीन रुख करती हैं डिज़ाइनर्स का और मॉल्स का शॉपिंग के लिए कपड़े। और सबकी ख्वाहिश होती है कि हसीन से हसीन लगे, उनके कपड़े बिल्कुल अनोखे हों, डिफरेंट हो, यूनिक हो। तो इसी वजह से बात करने के लिए हमने बुलाया है कि भाई कपड़ों का मसला कैसे हल करें। द वेरी फेमस और ख़ुद माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, उनकी डिज़ाइंस इतने ज़बरदस्त होते हैं, मैंने खुद उनका ही वार्डरोब वेयर किया हुआ है। एसएनएस डिज़ाइनर हैं। मैंने भी। आपने मर्दों के कपड़े नहीं बनाते। मैंने भी। वो खुद माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। आपकी सीमा रुबाब हमारे साथ मौजूद है, द वेरी फेमस डिज़ाइनर। ब्यूटीफुल ड्रेस, थैंक यू, ब्यूटीफुल कलर और कितना प्यारा। मैं चाहूंगी कि एक लॉन्ग शॉट लेके इनका प्लीज आप ड्रेस भी दिखाएं, कितना खूबसूरत ड्रेस उन्होंने वेयर किया है, वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। सीमा, अच्छा जी ये बताइए कि आजकल क्या इन है और आपके ड्रेसेस इतने डिफरेंट और यूनिक होते हैं, डिजाइन बिल्कुल हटके होते हैं, तो कैसे, यानी कि आप खुद से ही बनाते हैं और एक ही पीस होता है ज़्यादातर आपके पास? कैसे बनी आप डिजाइनर सीमा? बस अचानक ही बन गए। नहीं, सीखा है आपने? हाँ सीखा भी है, लेकिन शौक बहुत ज़्यादा था और मेरा पैशन है ये एक तरह से।
अच्छा। हाँ, ज़्यादा डिज़ाइनिंग का मुझे शौक़ है, पैशन है। सेकेंडली ये कि खुद भी अच्छा पहनने का दिल चाहता था और दिल चाहता था बाकी लोग भी अच्छे पहने अच्छे अच्छे डिज़ाइन तो सीखा भी है आपने, तो इस तरह से आप डिज़ाइनर बनी। सही। अच्छा, आपके डिज़ाइंस मैंने नोट किया है कि आपके नॉर्मल आम डिज़ाइनर से बिल्कुल हटके होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग शर्ट बिल्कुल स्लिट के साथ और सेल्फ एम्ब्रॉयडरी चल रही होती है, वहाँ आपके केप्स होते हैं और आपके जो नेक जैसे ये वाला भी आपने वेयर किया हुआ है बिल्कुल डिफरेंट हटके ना, रॉयल टच है। रॉयल टच आता है बिल्कुल। जो वेयर करेगा ऐसा लगेगा प्रिंसेस हैं, कोई क्वीन है। रॉयल फीलिंग आ जाती है नेचुरली। आपकी अगर आप स्लीव्स की बात करें, मैंने पहना हुआ है कि आपको एक बहुत ही एलिगेंट लुक दे देता है। हालांकि ड्रेस बिल्कुल सिंपल है और बहुत लाइट है। लाइक आप गर्मी में अगर सोच रहे हैं कि वर्दा ने क्या पहना है, तो गर्मी में बिल्कुल मुझे गर्मी फील नहीं हो रही है, बहुत लाइट लग रहा है। अच्छा, बेसिकली मेरा जो ज़्यादा फोकस है ना कट लाइंस पर है। मेरा ये होता है कि कट लाइंस अच्छी हो, यू नो, न्यू जनरेशंस का होता है कि ज़्यादा कट्स पे होता है और सिंपल भी हो और स्टाइलिश भी हो, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और इस तरह का फोकस नहीं करते। अच्छा, तो आज को मुझे बताएं कि ट्रेंड में क्या है, जैसे कि अभी ईद आ रही है, बकरीद और शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, कह रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन मुझे आसान नजर नहीं आ रहे हैं। ईद पे बारिश के तलहा बड़े खामोश बैठे, बारिश के कपड़े लाए अपने साथ। ये देखें, आप मुझे बताएं बारिश के कपड़े होते हैं कोई? वही कपड़े आप थोड़े से अप कर लें, ट्राउजर अप कर लें, हो सकता नहीं। आजकल क्या ट्रेंड इन है ईद पे, बकरीद की अगर हम बात करें गर्मियों के हवाले से, तो क्या इन है? अच्छा, लॉन्ग शर्ट्स और ये है कि मैक्सीज वगैरह, गाउन्स वगैरह ये वेयर करें। शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल आउट हो गए हैं। अच्छा, चूड़ीदार दोबारा मैंने देखा है कि चूड़ीदार हो गए और फ्रॉक्स हो गई कलियों वाली, वो बहुत ज़्यादा दोबारा से इन हो गए। और चिकनकारी आजकल अगर हम मॉल्स का रुख करें तो बहुत ज़्यादा इन है जी। चिकनकारी पे हाँ, कफ्तान बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, सही, वो क्लासिक लुक आती है उसकी, बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने जो ये ड्रेस वेयर किया हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और मुझे बताएं कि फैब्रिक कौन सा है? ये कॉटन सिल्क है। और इसका ये कि इस फैब्रिक में ही शाइन होती है। इसमें आप प्लेन ट्राउजर और शर्ट भी इसकी बना लें तो वो बहुत अच्छी लगती है। सिंपल प्लेन ट्राउजर शर्ट भी अच्छी लगेगी। इसके कपड़े में, अपने ही कपड़े में जो है ना, वो एक चार्म है और एक खूबसूरती दिख रही है। सही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कलर्स की तरफ अगर हम जाएं, जैसे आपका बहुत वाइब्रेंट कलर है, आपने पहना हुआ है पिंक कलर से, ये तो हम नॉर्मल घरों में नहीं पहन सकते गर्मी में, कि बकरीद जो होती है इस दफ़ा हमारी ज़्यादा किचन में ही गुजरती है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? ओके, वैसे तो समर्स में पेस्टल्स की तरफ जाते हैं, लेकिन सॉलिड्स भी बहुत चल रहे हैं आजकल। तो सॉलिड्स ही हैं, लेकिन सॉलिड्स में पेस्टल्स में आप जा सकते हैं। कौन से कलर्स? सॉलिड्स में ये पिंक, ब्लू, इस तरह के सारे कलर्स, येलो, हाँ, इस टाइप के। और मस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। बट ये कि जो भी वेयर करें बस कट लाइन अच्छी हो, और ये है कि एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा नहीं है इस पे। जितने भी मेरे ड्रेसेस हैं, जितने एम्ब्रॉयडरी आपकी ड्रेस ज़्यादा होती भी नहीं है एम्ब्रॉयडरी ना, आप खाली सिंपल फैब्रिक पे आप मैं इस पे स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अब देखिए आपका ड्रेस जो है माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे लोग इसको देखकर कह रहे होंगे यार ऐसा लग रहा है सर से दुपट्टा हटा के सोफे पे रख दिया है। बस नहीं, दुपट्टा आप इसे भी समझ लें। एक बंदा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा यार, ये सेलिब्रिटीज पीछे चल रहे होते हैं। बिल्कुल, आपको रॉयल लुक दे रहा है ये। और इस ड्रेस पे दुपट्टा थोड़ी जाएगा, ये तो आपका पूरा वेस्टर्न वेयर है। और इस पे तो थोड़ा तंग करने दो मुझे वर्दा, आप मतलब सीरियस टॉक कर रहे हो इतनी, ऐसे पता नहीं जैसे यार, ऐसे लोगों ने मैसेज किया है भी, ऐसे लग रहा है दुपट्टा सोफे पे फैला दिया है। मैंने क्या बताऊं। अच्छा, मैं आपसे इसका पूछ रही थी कि अच्छा मुझे बताएं, हर साल इस तरह से फैशन की तरफ से कोई होता है कि कोई कलर जो है वो पूरा साल के लिए इन हो जाता है, चाहे वो लाइम येलो कलर हो या फिर आपका मस्टर्ड कलर, तो इस साल कौन सा कलर इन है फैशन इंडस्ट्री? पर्पल आपको हर जगह, आपको हर कपड़ों में ना वो पर्पल कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। और फैब्रिक जो है वो प्लेटेड फैब्रिक बहुत इन है। आप जितने भी ये शोज इंटरनेशनली जितने भी हुए फैशन शोज, उसमें प्लेटेड जो आपने वेयर किया हुआ है इस टाइप का जो फैब्रिक है ना, ये बहुत इन है। सही, हल्का सा क्रिस्टल भी कहलाता है। नहीं सॉरी, आपका भाई कॉटन है, ये बचपन से इन है, ये हमारा सबसे बड़ा क्रॉप है, इससे अच्छा कपड़ा दुनिया में कोई नहीं। आप कह रही है नहीं, लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें आयरन नहीं करना पड़ता। इसमें आयरन नहीं करना पड़ता, बस वेयर करने ऐसे ही, आप ऐसे इसको हैंग कर दो, ऐसे वेयर कर लें, इजी। ये बताइए लाइट भी बहुत, हर किस्म के कपड़े आप हर किस्म के लोगों को पहना देती हैं। एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट, और कपड़ों को कैरी करना एक अनदर आर्ट। कैरी करना यार, जिस तरह आप इस ड्रेस को कैरी कर रही हो, आई डोंट थिंक एवरीवन एल्स कैन डू दैट। सो जब आप कपड़े डिजाइन करती हैं तो आप यकीनन आप जो भी बंदा आए एक प्राइस टैग देखता है, वो पे करता है, खरीद लेता है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है देखना कि क्या वो कपड़े वो कैरी कर पाएगा या नहीं। जैसे आप वाला ड्रेस अगर वर्दा ने पहना हुआ होता तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो एग्री करता हूं। वैसे मैं बताऊं, मैंने इस तरह का एक पर्पल कलर का ड्रेस बिल्कुल स्टार्ट में वेयर किया था शो के। जी बिल्कुल। आप शायद भूल रहे हैं तलहा,
मैं एक्चुअली कपड़े याद नहीं रखता। ओह माय गॉड, कपड़े याद नहीं रखते। अच्छा मुझे अब ये बताएं सीमा के फिजिक के हिसाब से कपड़े कैसे वेयर करने चाहिए, कि बाज़ लोग होते हैं जो दिखने में पतले होते हैं, आई मीन दिखने में लगता है कि मोटे हैं जब वो कोई भी कपड़े वेयर करते हैं, वैसे चबी जिसे हम कहते हैं चबी फिजिक होती है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप? जैसे कि स्ट्राइप्स वाले हो गए, कि आजकल स्ट्राइप्स भी काफ़ी इन हुई हुई है, स्ट्राइप्स काफ़ी इन है, पैटर्न चल रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा, इसको कवर कर लेती है और गाउन्स में आप कवर हो जाता है कि आप गाउन्स। अच्छा, और बहुत जो स्लीक पतले लोग होते हैं जिनके ऊपर कपड़े पहने ऐसे लगा कि हैंगर में लगे हुए, वो लोग क्या करें? वो मैक्सेस और ये जैसे आपने स्लीव्स पहने कप स्लीव्स, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा चबी अगर ये वेयर कर लेंगी तो वो और हैवी लुक आएगी उनमें। ये बताएं, आप लोग इन्हें कप स्लीव्स कहते हैं, पहले तो इनको चुन्नटे नहीं कहते थे, चुन्नटे, अब कप स्लीव्स हम बहुत बर्गर बन गए हैं वैसे, नहीं सीमा? बहुत कूल हो गए हम लोग ना। चुन्नटों से कप स्लीव्स तक का सफर जानेंगे आज सीमा और वर्दा से। अच्छा, और आपका जो लाइन है कि ये क्या कहलाता है? ये भी एक रॉयल लुक है इसका, सॉरी मुझे नाम नहीं याद। अच्छा, लेकिन अभी रॉयल अगर कोई बनवाना चाहे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि ये तो मार्केट में नॉर्मल ऐसे अवेलेबल है, डिजाइनर्स के पास ही आपको मिलेंगे, लेकिन आप सीमा से कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी कहते हैं तो सजेस्ट करना चाहें कि भाई ये इस तरह का नेक, द क्वीन कॉलर, नया नाम दे दें अपना, अच्छा नाम दिया, अच्छा नाम दिया तला, क्या बात है आपकी तला, क्रिएटिविटी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग मेल के लिए क्यों नहीं वार्डरोब डिजाइन करते? सबसे बड़ा सवाल, ये तला की शिकायत है। नहीं इंशाल्लाह जुल्म में हम पे भाई, हम मर्द है ना बेचारे, मजलूम शौहर, मजलूम मर्द, और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं रही। आप देखें ना, आधा घंटा हो गया, दोनों एक दूसरे चिकन लेस और कपड़े की बात कर रही हैं, हम यहाँ कॉफी पी रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, चले मर्द हक़ाक़ की आप मेल फैब्रिक की बात कर लेते हैं कि मर्दों के लिए क्या इन्हें वैसे ज़्यादातर आपका एक शॉर्ट्स और एक आपका इनर टी शर्ट, क्योंकि कसाई में काटने के लिए मर्दों की बात है तो शॉर्ट्स और टी शर्ट, अपनी बात है तो साला क्वीन कॉलर। ये हमने को गुनाह किया है भाई, हम इंसान नहीं है, हम कमाते नहीं है, हम नौकरी पे जाते नहीं है यार। ये क्यों होती हैं औरतें ऐसे? आई स्वेयर टू गॉड यार, दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर एट ऑल वर्दा। नहीं, क्योंकि आपका टाइम तो ज़्यादातर वहीं निकलेगा ना तला, कुर्बानी की तरफ, शॉर्ट्स और टी शर्ट में। डेफिनेटली आप अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होकर कुर्बानी तो नहीं करेंगे ना? नहीं चलो ठीक है, वो शॉर्ट्स और टी शर्ट भी नहीं होगी, पजामा हो सकता है। चलें आप पजामा कर लें, जो भी आपका दिल चाहे, शलवार कमीज, और बहुत अच्छी वाली। अच्छा, मेल में वैसे आजकल क्या फैशन है, अगर आप इस पे आना चाह रही हैं, काम कर रही हैं इसकी तरफ? मेरा है थोड़ा है माइंड। अच्छा, तो क्या सबसे मुश्किल कस्टमर सीमा आपकी कौन सी थी, जिसने आपको बड़ा टफ टाइम दिया, जिसको आप खुश नहीं कर पाई? ओके, थोड़ी भले नाम ना लें। हाँ, अच्छा नहीं, एक्चुअली उनका साइज मैंने बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उनको आ नहीं रहा था। वो मेरा ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम पे वर्क है, तो उनका वो एक्स्ट्रा लार्ज थी जी, एक्सेल डबल एक्सेल कुछ था, मुझे भी आइडिया नहीं हो पा रहा था। तो एक ड्रेस बना के दिया, फिर दूसरा बना के दिया, तो वो बड़ा उनके लिए टाइम्स कस्टमर को खुश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो वापस करते हैं मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर आप ऐसा तो नहीं कहते नहीं आपको लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल कूल। ये कस्टमर को खुश करना है टारगेट जो हर डिजाइनर का होता है, क्या वो सेटिस्फाई होके जाए। ये सेटिस्फाई नहीं होके जा रहा तो फिर खुशी खुशी जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना सीमा के, कोई मैगजीन लेके या कोई आपका ड्रेस देख से कहें कि अगर कोई चबी अच्छी खासी खातून और बोले कि मुझे यही ड्रेस वेयर करना है, मुझे ऐसे ही चाहिए, या फिर कहती कि नहीं हमारे वो लुक नहीं आ रहा जो आपका लुक आता है या जो मॉडल का लुक आ रहा है, तो ऐसे आप यानी मोटी की ख्वाहिश है कि वो पतली के कपड़े पहन के पतली लगे, वाकई कहना ये चाह रही थी। एक्चुअली यही होता है, जो मैं वेयर किया हुआ होता है तो वो लोग कहते हैं यही वाला ड्रेस, बस यही लेना है और इसी तरह का स्टाइल लेना है। तो मैं देखती हूँ अच्छा आप कैरी कर पाएंगी, सजेस्ट करती हैं आप पहले? हाँ, बिल्कुल लोगों को आप काउंसिल करती हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे आपको फिजिक पे अच्छा लगेगा। अच्छा ये देखिए आपके ड्रेसेस चल भी रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अच्छा यही वाला जो मैंने वेयर किया, सही। इसके स्लीव्स फुल है, लॉन्ग, ये देखिए स्लीव्स हैं, सही। अच्छा ये क्या है? रेड, ये भी ट्राउजर और शर्ट है, ये प्लेटेड फैब्रिक जो मैं आपको कह रही थी, ये बहुत चल रहा है। सही। अच्छा ये कौन सा कट लाइन है, ये साइड कट है इसका, और ट्राउजर बहुत अच्छा है। ग्रीन वाला वो भी शिफॉन में था, ये भी इसकी नेक लाइन भी ऐसी है, ये लहंगा जो है ना ब्लू ग्रीन वाला। अच्छा ये लहंगा बनाया पूरा आपने के लिए। अच्छा और ये क्या है, ये टॉप है जस्ट? अच्छा नहीं पूरा ओवरऑल गाउन है। अच्छा गाउन है जी, ओके। और ये सीक्वेंस में है सारा, ब्लैक और ग्रे कलर है उसका। अच्छा मैं देखा आपके जितने भी ड्रेसेस अभी हम देख रहे हैं, जो ये नई कलेक्शन है सारी आपकी ईद कलेक्शन है? या सही, ईद कलेक्शन। कहीं भी एम्ब्रॉयडरी नजर नहीं आ रही है आपको, या बहुत कोई पर्ल या कोई स्टोन वर्क या कोई हैवी आपको
काम नज़र नहीं आ रहा है इसमें, जस्ट बिल्कुल प्लेन है, एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है इसमें। नहीं, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, वही बता रही हूँ ना, कट लाइन कट इतने अच्छे हैं कि नो नीड फॉर एनी एम्ब्रॉयडरी या कोई लेसेस वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं है। और न्यू जनरेशन आपको पता है कि लेसेस और इस टाइप से इन सारी चीज़ों से बहुत दूर। अब लेसेस अगर आप लगाएं तो बहुत आउटडेटेड लगता है, ऐसा क्यों है? या तो ज़्यादातर आजकल आई हैं तो कौन सी लेस कहलाती हैं, वो जो आपकी जॉइंट लेस कहती है ना, क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रही हूँ उस वक्त। तला क्या कहते हैं? तला क्या कहते हैं बता जल्दी से। जॉइंट लेस होती है क्या, जो आपकी जो कनेक्ट करती है दो कपड़ों को? क्या इसी तरह ये जॉइंट लेस सीमा क्या होगी? लेकिन लिटरली मैं यूज नहीं करती ना। अब आप देखें, अब इस फैब्रिक पे मैं अगर लेस लगा लूंगी ना तो ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल वो हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्लासी नहीं रहेगा, एक क्लास नहीं रहेगी जो अभी हो रही है, अभी क्लास आ रही है। या मैं इसी पे अगर लेसेस वगैरह ऐड कर एम्ब्रॉयडरी कर देती हूं, लेकिन वो बात ना आती जितनी सिंपल में रह के होती है। यानी कि आप इंटरनेशनल डिजाइन से ज्यादा इंस्पायर्ड है? कहाँ से ज़्यादा इंस्पायर्ड है? मुझे किसकी ज़्यादा कहते हैं ना, काम करने के लिए जब कपड़े ढूंढ टटोल रही होती हैं, आप सर्फिंग कर रही होती हैं, कहाँ देखती हैं, किसकी तरफ देखती हैं? डिफरेंट पेजेस हैं, और अभी फैशन शोज जो हुए हैं बहुत ज़बरदस्त हुए हैं सारे, तो उनके ड्रेसेस ज़बरदस्त होते हैं, कट लाइन होते हैं, ऑफ शोल्डर्स होते हैं, तो बस ये होता है कि अच्छे वेयर करने हैं और अच्छे पहनाने हैं सबको। जिंदगी में कपड़ों के अलावा कोई शौक सीमा? ज्वेलरी का भी बहुत शौक है। ओके, और कोई और शौक? और भी है, हॉबीज, खेल कूद, फिट रहना, जिम जाना, खेलना, बस ये अखबार पढ़ना सुबह को, नहीं कॉफी पीना रोजाना सुबह सवेरे, सब कुछ तो है, मोबाइल सब कुछ तो है जी। जिंदगी का आज का सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है करंट सिनारियो दुनिया को देखते हुए? और अच्छे कपड़े बनाना इंटरनेशनल लेवल पर। कपड़ों पे आएंगी डिजाइनर उनका काम इतने अच्छे कपड़े तो आपने बना लिए हैं, और अच्छे कपड़े बनाने हैं। और अच्छे, अभी इतने अच्छे नहीं है, अभी और अच्छे बना रहे हैं इंशाल्लाह। चलें सीमा, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपने बताया हमें। अच्छा, मुझे आखिर में जल्दी से बताती चलें कि अगर आप कोई फ्रॉक, जैसे आज के बड़े फैशन में चूड़ीदार और फ्रॉक्स चल रही हैं, तो उसके लिए फैब्रिक कौन सा चूज़ किया जाए जिसमें फॉल ज़्यादा हो? कोई फैब्रिक के 2-3 नाम बता दें आप। यार एक तो शिफॉन के अलावा प्लेटेड और सिल्क और सीक्वेंस भी साथ ऐड करके, मैंने अभी भी जो ड्रेसेस बनाए हैं वो सिल्क और सीक्वेंस, यानी हाफ सीक्वेंस लगा दिए, एक सीक्वेंस का फिर सिल्क में बना दिया। आपका एक पीच कलर का ड्रेस यहाँ पे नहीं है, मैंने देखा है आपके पेज पे, बहुत ही हसीन है वो, पीच पिंक कलर का है, सीक्वेंस के साथ है, पूरा लॉन्ग गाउन है, बहुत खूबसूरत है सीक्वेंस के साथ, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच सीमा फॉर कमिंग, आपने हमें अपना टाइम दिया, एंड थैंक यू जी। तलहा, आपकी जानिब बढ़े। थैंक यू, आपने मुझे कपड़े भी दिए, बड़े अच्छे कपड़े दिए आपने, भले वरदान आप बोले, मैं तो बोल सकता हूँ। रोज रोज थोड़ी ना होता, इतनी गर्मी है, आपको मालूम है गर्मी में सूट पहनना कितना मुश्किल होता है। देखिए मंडी के अंदर कितना मुश्किल में है जानवर गर्मी की वजह से। रुक करेंगे मंडी का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, अलादिता खान लाहौर से हमें ज्वाइन करें, ले जानेंगे मंडी में से क्या सूरत हाल है, जानवरों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जेब में पैसे कम होते जा रहे हैं, जानवर खरीदना एक चैलेंज बन गया है। अलादिता, अब बताइए इस्लामाबाद की मंडियों में क्या सूरत हाल है? बायर्स हैं, विंडो शॉपर्स हैं, या फिर खरीदो फरोख्त बहुत कम है? जी बिल्कुल, तो जतोई साहब, जिस तरह आपने कहा कि इस दफ़ा जानवर ख़रीदना भी एक मसला बन चुका है, चूँकि अब जो ख़रीदार आ रहे हैं वो पिछले साल वाला रेट देख रहे हैं, जबकि जो व्यापारी लेकर आए हैं उनके खर्चे दुगने हो चुके हैं। हम सुबह से इस मंडी में आए हैं, लोगों से बात हुई, जानवर मुख्तलिफ जगह से पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद में लाए जाते हैं। 3 जगह पे इस्लामाबाद में मंडियां लगाई गई हैं। इस वक्त हम सुल्ताना फाउंडेशन की मंडी में मौजूद हैं, जहां पर आप ये जानवर देख सकते हैं। ये चोलिस्तान से जानवर लाए गए हैं स्पेशली, और लेकिन देखने में ये नज़र आ रहा है जो पिछले साल ये जानवर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख इसकी कीमत थी, इस बार इसकी कीमत 2 लाख से बढ़कर 3 लाख के करीब तक पहुंच चुकी है। ये डिमांड 3 लाख 2 लाख मुख्तलिफ जानवर हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह बकरों की अगर बात करें तो वो भी उनकी कीमत 1,20,000 तक पहुंच चुकी है। व्यापारियों के अपने मसाइल हैं, रास्ते में उनके बहुत ज़्यादा जो अखराजात हुए हैं, इनका कहना है कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसी तरह जानवरों के खर्चे भी बढ़े हैं। बताइएगा जी, कहाँ से लाए हैं और कितना ट्रक का किराया दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाईजान हम खैरपुर टाउन वाली से आए हैं, बहावल ज़िला बहावलपुर तहसील खैरपुर, और वहाँ से हम आए हैं। और जो है जो जानवर लेकर आए हैं वो जानवर जो है ना, जब ज़िम्मेदार के पास जाते हैं वो ज़िम्मेदार जो है रेट वो भी बढ़ाकर मांगता है, और वो कहता है कि मैंने इतने साल उसको पाला है। और उसके बाद जो हम ट्रक वहाँ से लेकर आए हैं, वहाँ से जो ट्रक आया है हमारा जो 13 जानवर हैं, और 13 जानवर जो वहाँ से हम लेकर आए हैं, यहाँ रास्ते के अंदर जो चलाने हमारे हुए हैं वो उसके ऊपर आप देखें तो ये देखो 8 पर्ची हैं इसकी,
और 8 चलान है और एक ही गाड़ी का नंबर होगा, हमारी ट्रक का नंबर है। इस सारी पर्चियों पर देख रहे हैं एक ही नंबर है। तो इधर एंट्री का कितना पैसा दिया, पिछले साल की निस्बत कितना फ़र्क है? तो जो है ना एंट्री का जो है 2500 रुपया दिया है और ट्रक का जो है ना वो 40,000 पहले होता था, अब 80,000 रुपये जो है ना उसका किराया बढ़ चुका है। अच्छा, जो खरीदार आ रहे हैं बहस कर रहे हैं, क्या रेट का क्या मामला तय हो रहा है कि क्या कहते हैं पिछले साल वाला रेट? जो खरीदार आ रहे हैं वो कहते हैं भी जो है ना पिछले साल वाला 1,20,000 का हम लेकर जाते थे, अब वो जो है ना वो हमें 1.5 में पड़ रहा है, 1,20,000 का हम कैसे दें? बिल्कुल, व्यापारियों के भी मसाइल आपने सुने कि जो ट्रक पहले उनको 40,000 का पड़ता था भावलपुर से लाने के लिए, उसका किराया इस बार उन्होंने 80,000 रुपया दिया है। जबकि एंट्री की फ़ीस की बात अगर करें तो एंट्री फ़ीस जो पहले 1,500 रुपये थी, इस बार वो ठेका भी उनका महंगा हुआ, जिस वजह से उन्होंने भी 2,500 रुपया जानवर का अल्लाह देता। यकीनन महंगाई बड़ी बढ़ गई है, हर चीज़ डबल हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है जो डबल ना हुआ हो। अब लेकिन आप ये देखें ना कि इंसान जाए कहाँ। अब खरीदारी के लिए, जब जानवर की खरीदारी के लिए लोग मंडी में जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं और ख़रीदने के लिए जा रहे हैं अब तक, और नॉर्मली अगर हम शहर में देखें रुख करें तला तो कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। पहले तो हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में मंडियां होती थी। हाँ, नहीं, और जानवर भी नजर आते थे घरों के आगे बंधे हुए, लोग ला के रख लेते थे, लेकिन अब तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा है। जुनैद की तरफ चलते हैं, लाहौर में मौजूद है जुनैद, आप बताइए वहाँ पर मंडियों में क्या सूरत हाल है? जी हाँ, अब वक्त रह गया है कम, ईद कुर्बान जो है वो अब करीब आ गई है, तो इस हवाले से लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मवेशी मंडियाँ भी लगा दी गई है। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं खरीदार, आ रहे हैं, व्यापारियों के साथ बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है और अपने मनपसंद जानवर को अपने मनपसंद रेट्स पर ख़रीदने की कोशिश हो रही है, जो कि खासी जो है वो अभी तक नाकाम है, क्योंकि व्यापारियों के रेट्स जो है वो खासे ज़्यादा हैं और आम आदमी जो है वो बकरा और तो ख़ास तौर पर जो छोटा जानवर है वो तो अफोर्ड अब कर ही नहीं सकते, 50-60 हज़ार से कम की तो भाई कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ व्यापारी इनसे बात करते हैं, बजन रेट्स ही बड़े ज़्यादा है और उस तरह से ग्राहक भी नहीं है, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह ग्राहक आएंगे थोड़े दिन तक, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, दिन रह गए, 3-4 दिन रह गए, इंशाल्लाह शाम को ग्राहक आते हैं इंशाल्लाह। जी सुबह के टाइम चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए इस टाइम जो है वो ग्राहक कम होता है, और जैसे जैसे शाम का वक्त होगा तो ग्राहक जो है वो आते हैं और आकर जो है वो अपने मनपसंद जानवर को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ताहम अभी ईद कुर्बान में काफ़ी रोज़ हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसी तरह से मंडियों की गहमागहमी बढ़ेगी, बहस और तकरार बढ़ेगी और ये जो फेस्टिविटी है, ये जो माहौल है, इसी तरह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह देता इस्लामाबाद से जुनैद लाहौर से मंडियों के हवाले से बता रहे थे कि जानवर महंगा होता जा रहा है, खरीदार कम होता जा रहा है, रेट मुसलसल बढ़ रहा है, पेट्रोल ने सबको परेशान किया हुआ है, चारा और खाना भी महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से 1 लाख से ऊपर के ही बकरे मिल रहे हैं, 1,10,20 का अच्छा बकरा मिल रहा है। 70-80 का बकरा मिल रहा है। अगर नॉर्मल बकरा लेने के लिए आप जाएं तो तलहा एक नॉर्मल, अब वो ना हर किसी की नजर में नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बकरा। और अच्छा आप देखें दुकानदार भी बड़े चालाक हो गए, उनको पता है कि 4-5 दिन रह गए कुर्बानी में, अब तो लोग आएंगे ही आएंगे, तो हम रेट कम नहीं करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं वर्दा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि हमारे बोल न्यूज़ के बहुत सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट जमील फारूकी साहब जो है उनको बड़ी थ्रेट्स मिली हैं, धमकियां मिल रही हैं। ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है #I stand with जमील फारूकी, और यकीनन हम उनसे जानेंगे, उनको लाइन पे लेंगे, उनसे अभी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, मुझे बताइए व्हाट इज द सिचुएशन, कौन आपको धमकियां दे रहा है, किस तरह ये सूरत हाल पैदा हुई, और इस वक्त ट्विटर पर आप टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं, अपडेट कीजिए प्लीज मुझे। बहुत शुक्रिया तलहा और वर्दा। ये तकरीबन कोई 24 घंटे पहले आई स्टार्टेड रिसीविंग द थ्रेटनिंग कॉल्स और अननोन नंबर से, नामालूम नंबर से, और थ्रेट सिर्फ ये दिए गए कि आप इमरान खान आपके मामे लगते हैं, आप हुकूमत के खिलाफ बोलना बंद कर दें। तो मैंने वो कॉल्स फॉर्चुनेटली रिकॉर्ड भी कर ली, उसका डेटा सारा मैंने अपनी फैमिली के पास बैरून मुल्क भिजवा दिया था कि इन केस अगर कोई सिचुएशन बनती है तो आपने इसको रिलीज कर देना। तो मुझे तो नहीं पता उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर टियर लीडरशिप या सेकंड सीनियर टियर लीडरशिप उन तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ऑल द एजुकेटेड पाकिस्तानीज, द यूथ ऑफ पाकिस्तान, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। उन्होंने विद इन 7 to 8 आवर्स इस वक्त टॉप ट्रेंड बना दिया पाकिस्तान में। दिस इज राइट नाउ द टॉप ट्रेंड, वी स्टैंड विद जमील फारूकी। तो पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तानी पब्लिक, पढ़ा लिखा तबका, दे आर वेरी मच विजिलेंट तलहा, और उन्होंने जिस तरह से बियॉन्ड द वे जाके सपोर्ट किया है, उसके बाद फिर
ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं। असद कैसर साहब ने ट्वीट किया है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल की, फरूख हबीब ने कॉल की है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। पाकिस्तान में वैसे जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, बकरे बहुत महंगे हो गए, तो पाकिस्तान में बकरा तो भाई फ्री में मिल रहा है। कोई भी सहाफ़ी है उसको पकड़ के थ्रेट कर दो, सस्ता बकरा है, जब चाहो कुर्बानी दे दो उसकी। तो बड़ा आसान तरीन काम है। पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं वो दुनिया के चंद एक ऐसे खतरनाक तरीन खित्तों में से एक खित्ता है, जिस वक्त चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहो दबा दो। अब तो वैसे भी इंटीरियर सेंस है तला, यू नो इट वेरी वेल कि क्या सिचुएशन है वहाँ के अंदर। और माइट इज राइट। देखें, इस वक्त जो हुकूमत है वो इमरान खान की नहीं है। आप अगर इमरान खान की बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी तायीद करेंगे, तो आपको तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको धमकियां आएंगी, आपको थ्रेट्स आएंगी, हो सकता है आपको अंदर बंद भी कर दिया जाए, हो सकता है झूठे केस भी बना दिए जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम देम। अब तलहा एंड वर्दा, असल में मामला ये है कि हम जिस जर्नलिज्म के पॉइंट पे है, एक तो होता है ना आपका और हमारा जो स्टार्ट होता है जर्नलिज्म का, तो उसमें हमें न्यूज़ की बायलाइन सिखाई जाती हैं और रिपोर्ट राइटिंग सिखाई जाती है। लेकिन जिस पॉइंट पे हम हैं, वी आर डूइंग द ओपिनिएटेड जर्नलिज्म। ओपिनिएटेड जर्नलिज्म में आपकी ओपिनियन जो होती है वो एक वक्त में आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो आपकी जो ओपिनियन होती है वो फैक्ट्स बेस्ड होती है और उस ओपिनियन के ऊपर किसी को फायदा हो रहा होता है, किसी को नुकसान हो रहा होता है। हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो लूजिंग एंड के ऊपर होती है। जब खान साहब गवर्नमेंट में थे, उनको भी हम इतना क्रिटिसाइज करते थे कि वो हमें सुनाते रहते थे कि हर वक्त यार हमारे साथ इस तरह करते रहते हो। तो क्रिटिसिज्म ज्यादा गवर्नमेंट्स पे हुआ करता है। तो अगर हम गवर्नमेंट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका फायदा अपोजिशन को हो रहा होता है। और इस वक्त अपोजिशन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की है। तो अगर उनको फायदा हो रहा है तो हमें ये कहा गया कि तुम्हारा वो मामा लगता है। भले ये अल्फाज कहने के बावजूद उनकी सीरियसनेस का अंदाजा हमें है कि वो कितने सीरियस हैं जर्नलिस्ट को लेकर, सिवाय 2-3-4 के जो कि उन्होंने शुरू में नाम ले दिए। उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई हाइप क्रिएट हुई है किसी के मामले के ऊपर। एनी हाउ, ये मुझे उनसे कोई वो नहीं चाहिए, फेवर नहीं चाहिए या सेंटिमेंट उनके नहीं चाहिए कि जी आप बैठ के कंडेम करते रहें, ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक ने एक ना मुकदमा उठाया है, दिस इज द मोस्ट बेटर थिंग फॉर ए जर्नलिस्ट कि लोगों ने उठ के इसको मामले को उठाया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हुकूमत पर तनकीद तो होती रहती है और ये केसेस तो बनाएंगे, केसेस नहीं भी बनाएंगे तो आपको थ्रेट तो करेंगे। और थ्रेट जिस तर्ज के नंबर से आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये डर कहाँ पे है, ये खौफ कहाँ पे है, ये अंदर का खौफ कहाँ पे किसको सता रहा है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है अगर ये लोग बोलते रहे और कॉन्टिन्यूसली हैमर करते रहे राइट साइड। अब मुझे आप तलहा वर्दा, आप लोग मार्केट में निकलते हैं, जब पेट्रोल 145 का था उस वक्त हम क्रिटिसाइज कर रहे थे इमरान खान के ऊपर कि आप महंगा पेट्रोल दे रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले फ्रंट पे खड़े होकर मैं ठीक ठाक इनको कह रहा था कि ये पेट्रोल बढ़ने वाला जो मामला है इसके ऊपर खान साहब को सीरियस होना चाहिए। आज वही पेट्रोल आपका 250 का हो चुका है, कुछ दिन के अंदर ये 300 में मिलेगा आपको और हमें। इससे फर्क जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं मार्केट के अंदर जाता हूं या मॉल के अंदर जाता हूं, इससे फर्क एक आम आदमी गरीब को पड़ता है जो बेचारे के पास अर्न करने के लिए कुछ नहीं है। जो इलीट क्लास है ना, उनके लिए अगर ये 500 रुपए का भी हो जाए ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आंखें खोलने के लिए अगर कोई तबका सही से चीख कर अपना एहतजाज रजिस्टर करा सकता है तो वो इलीट क्लास है। तो एहतजाज रजिस्टर कराने की भी कई तरीके हैं, लेकिन इन पे कोई नहीं फर्क पड़ा। आप चले जाए सेंटोरस, आप पैकेजेस, आप डॉल्मेन चले जाए, वही सब खड़े हैं। वो 50,000 की शॉपिंग कर रहा था, 5 लाख की। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मेरा बड़ा जरूरी सवाल इस समय आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी इन लोगों से गुफ्तगू हुई है और ये आपको कॉल्स कर रहे थे, थ्रेट कर रहे थे। आप एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हम लोग गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपकी नज़र में जो आपको थ्रेट कर रहे थे वो काली वीगो में आएंगे या सफ़ेद वीगो में? मैं आपको बताऊं कि स्टार मेरा वर्गो है, पैदा मैं विगो में हुआ था, आगे पीछे मेरे कोई है नहीं। तो वो काली में आए या सफेद में आए, मैं तैयार बैठा हूँ, बल्कि अपने एड्रेस दे दे, मैं पहुंच जाता हूँ उनके घर। तो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, मेरा रब जिसको चाहता है इज्जत देता है, इज्जत लेता है। और जान माल सब कुछ हमारे रब के हाथ में। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कम वक्त में इतने सारे लोग इस ट्विटर पर आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी जॉइनिंग अस और हमें अपनी पूरी सूरत हाल से आगाह किया। और यकीनन यही है, हमारे मीडिया में आप जब भी खुलकर बोलेंगे तो आपको थ्रेट्स आएंगी, तलवार गर्दन पे आएगी। आजादी इज़हार राय और ये सारी सहाफत के बरकत, ये पुरानी बातें हो खत्म हो चुका है। कहते थे, कहावत थी कि साम दाम दंड भेद,
सब कुछ आपने कर लिया है और आपने खामोश करवाना है। अब इतनी बुरे हालात आ गए हैं कि अब आप सबको उठा उठा के जो है वो काली वीगो या व्हाइट वीगो, व्हाइट वीगो या काली वीगो। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और जैसा हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम आपको मिलवाएंगे आज एक मूवी की कास्ट से, जो कि मैं कहूँगी कि पहली बार वो मूवी है जो बनने वाली है। अब मूवी कौन सी, इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि मूवी एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी को आप मैसेज देना चाहते हैं, किसी के कुछ कहते हैं कोई चीज़ ज़हन नशीन करना चाहते हैं, तो आई थिंक मूवी इज़ द बेस्ट वे। Agreed. It's a communication tool. Entertainment is very important, especially जब लोग इतने stressed हैं, depressed हैं। Movies के जरिए सोसाइटी से बेहतरी भी आती है, सोसाइटीज़ के इश्यूज भी हाईलाइट होते हैं और ये बहुत अच्छा एक टूल है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। हम जानते हैं यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने एक सीरीज बनाई थी जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर की एक्टिंग करता था और फिर अवाम ने उसी को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आज वो रशिया के साथ लड़ रहा है, मुश्किलात से दो चार है। बलोच फीचर फिल्म है दोदा, जिसमें एक बलोच नौजवान बॉक्सर की कहानी को दिखाया गया है। एक प्रॉपर इसके पीछे एक रिवेंज है, डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मूवी की का। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको डायरेक्टर आदिल हैं हमारे साथ, जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के। वेलकम टू दुनिया बोले, थैंक यू सो मच। और हमारे लीड जो कैरेक्टर हैं, जो हीरो हैं इस फिल्म के, दोदा उर्फ अगर मैं कहूँ शोएब हसन नाम है इनका। वेलकम टू दुनिया बोल है। और साथ हमारे साथ बड़ी खूबसूरत सी इस मूवी की हीरोइन मौजूद हैं, अबीला। थैंक यू सो मच। अबीला कुट शोएब, ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद द डायरेक्टर आदिल बिजंजर साहब। ये बताइए क्या ख्याल आया आपको बलोच मूवी बनाने, क्योंकि यकीनन वाज़ेह है कि आप बलोच कल्चर, लैंग्वेज और आर्ट और डायरेक्शन को प्रमोट तो करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आप शायद मासेस से कनेक्ट ना कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बलोची नहीं समझते हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी पंजाब में, सिंध में, KPK में क्या इसकी हम सबटाइटल्स देखेंगे, किस तरह वो कनेक्ट हो पाएंगे इस मूवी से? बेसिकली ये फिल्म 2 लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, ओके, डब में भी होगी। ग्रेट। और मासिस के लिए और बलूची तो इसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो भी साथ में रिलीज होंगी दोनों। सिनेमास में रिलीज हो रही हैं ये? जी बिल्कुल, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। क्या ख्याल आया आपको पहली बलोची फीचर फिल्म बनाने का? ऐसा कोई क्रेडिट का तो वो नहीं था कि पहली बलोची फिल्म बनाऊंगा, बस ये था कि जो कहानियाँ मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं, जो बलोच माशरे की जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो कहीं दब जाती हैं। स्पेशली जो लियारी से हम बिलोंग करते हैं, तो लियारी की कुछ कहानियाँ वो मेन स्ट्रीम में वैसे आती नहीं हैं। जस्ट सिर्फ वो गैंग वार को ज़्यादा वो TRP के लिए उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया था। मगर जो बॉक्सिंग है या स्पोर्ट है या वहाँ के जो पैशनेट जो वो लोग हैं, उनकी कहानी कभी हम देख नहीं पाते कि बिहाइंड द सीन या बैक स्टेज में उनके साथ होता क्या है। तो उसको आगे लाने की कोशिश थी। बहुत सारी चीज़ों से मैं, कहानियों से मैं इंस्पायर हुआ था, जो रियल लाइफ कहानियाँ थी, किसी तरह से करके उनको मैंने एक स्टोरी के अंदर मैंने कोशिश किया कि वो मैं ला सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि कितनी मुश्किलात हैं। सिर्फ ये बॉक्सर की कहानी नहीं है, आम बंदा जो भी अपनी ज़िंदगी में कोई पैशनेट है, कोई काम करना चाहता है, क्या ऑर्डर्स आ सकती हैं। एक तो लाइफ उसका करियर होता है, मगर दूसरी लाइफ उसकी फैमिली होती है और उसके दोस्त होते हैं, सराउंडिंग्स होती है। तो वो कितने हद तक वो सारी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, उन सबको मिला के और अपने पैशन को अचीव करने में क्या इश्यूज होते हैं, उस सबको इस कहानी के अंदर। पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं है पैसे कमाने की। वरना तो आप देख लेते शशके वशके सब चीज़ें होती थी, डांस वांस गाना आइटम नंबर एक होता। तो आपने बेसिकली अपना शौक भी पूरा किया, अपना पैशन भी पूरा किया और वो इश्यूज हाईलाइट किए जो कोई नहीं करता। कोशिश की है बिल्कुल। माशाल्लाह। सही। अच्छा शोएब, आप बताइए कि दोदा आपका कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, क्या है इस कैरेक्टर में, क्या है ये स्टोरी, किस जो इस कैरेक्टर के गिर्द घूम रही है, क्या है बेसिकली, उसी हमें एक आउटलाइन बताइएगा। देखें, ये बेसिकली ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन जो अपने स्पोर्ट्स को भी लेके चल रहा है और अपनी फैमिली को भी देख रहा है। इसकी फैमिली है, इसकी छोटी बहन है और इसके फादर हैं फैमिली में। तो अपनी बहन के जो अखराजात हैं पढ़ाई के, ये सब देखना और अपने स्पोर्ट्स को भी साथ में रखना, और इसमें लवर भी बनना, जिसमें लव स्टोरी है जी, इसमें लव स्टोरी भी है, इमोशंस भी हैं, फाइट भी है, सब कुछ है, सब मिलेगा आपको। एक कैरेक्टर में बहुत सारी मल्टीपल आपको चीजें देखने को मिलेंगी। एग्जैक्टली। आपका पहला प्रोजेक्ट है? मेरी पहली फिल्म है। पहली फिल्म, ग्रेट।
एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? बेसिकली मैं तो मॉडलिंग कर रहा था 7-8 साल से। किसकी नजर पड़ी तो आप मालूम पड़ा? आदिल सर की। बदनजो साहब ने जो फैसला कर लिया कि आप पे टैलेंट है और आपको मौका दिया जाए। उन्होंने बताया कि एक स्टोरी में लिख रहा हूँ तो मेरी नज़र में आप हैं, तो सेट्स पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जब डायरेक्टर साहब ने आपको या तो टाइट किया हो या छेड़ा हो या तंग किया हो या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें इसकी शूट के दौरान? या फर्स्ट शॉट जिस वक्त होता है ना कि पहला दिन शूट का होता है, उस वक्त जो स्पेशली एक होता है कि सब पहली बार मिल रहे होते हैं, कि आप भी नहीं, अबीला बहुत खामोश बैठी हुई है, तो क्योंकि जो फर्स्ट एक आपका जो ये सवाल आप पर भी आएगा, दिला आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले शूट उसके बारे में कुछ बताएं, वो कैसे एक सीन था रिंग फाइट जहाँ पे मेरी फाइट होती है। तो मेरी फाइट थी एक बॉक्सर के साथ जो प्रोफेशनल बॉक्सर थे। मैंने तो ट्रेनिंग ली हुई है 3 मंथ्स जी। तो सीन के दौरान ट्रेनिंग आपने इस मूवी के लिए ली है? जी 3 सिर्फ इस मूवी के लिए? मूवी के लिए जी। तो फाइट सीन था, उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई मैं प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मुझे एक्टिंग कुछ नहीं आती, जब एक्शन बोलेंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से ही जो करना है मैंने जो है वो। तो मैंने कहा ठीक है। आदिल साहब थोड़े फासले पे थे, इन्होंने जब एक्शन बोला है तो फिर मुझे बहुत मार पड़ी है, कभी यहाँ पंच खाएं तो कभी यहाँ पंच खाएं। तो वो सीन ये था कि मुझे पिटना था उसके हाथों, मुझे मारना नहीं था। अच्छा। तो 3-4 पंचेस खा के उसके बाद मैंने जो उसे मारा है तो डायरेक्टर साहब कट मैंने कहा अब कट नहीं होगा मुझे जी। ये गुस्सा आ गया ना वाकई में। एग्जैक्टली ये जो पंचेस मुझे पड़े उसके बाद मुझे होश ही नहीं था कि मैं रिंग में हूँ या कहाँ हूँ। आप वाकई दोदा बन गए थे। फिर दोदा बन गया रियल लाइफ। बाकी आपने कहा कौन सा कट, कोई एक्शन नहीं। अब आओ तुम। अब आओ बताता हूँ जी। अबीला आप बताएं। अबीला आप एक्टिंग में कैसे हैं? क्योंकि यकीनन बलोच बैकग्राउंड में बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए आगे आना और अपने माँ बाप को राजी करना कि मैं एक्टर बनने जा रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि अब लियारी से बलोच लड़कियाँ फुटबॉल हो, साइकिलिंग हो, बॉक्सिंग हो, हर स्पोर्ट में आगे हैं। एंड देयर इज नो डाउट कि लियारी से ज़्यादा टैलेंट पूरे पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि हर स्पोर्ट का चैंपियन हमें लियारी से निकलता हुआ नजर आता है। आप बताइए आप कैसे बनी चैंपियन एक्टर? चैंपियन एक्टर तो नहीं कह सकते, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पेरेंट्स को राज़ी करना था, सबको बिठाकर पहले बताया। स्टार्ट से बताएं, ऑफर कैसे आई आपको? कैसे आपको आदिल साहब ने देखा और कहा? आप मॉडलिंग करती थी? नहीं, तो फिर कैसे? आदिल मेरा कज़न है। माशाल्लाह। तो हमें सबसे पहले यही बलोच माशरे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप फिल्म बनाएंगे, आपकी अपने घर के बेटियां हैं, बहनें हैं, वो क्यों नहीं आती? तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर से निकाली। अच्छा, तो फिर आपने अपनी फैमिली को कैसे मनाया? फिर मैंने अपने फादर को मनाया। सबसे पहले मेरे फादर थे जो मना कर रहे थे, लेकिन वो बाद में मान गए। कुर्ट साहब ने ज़्यादा दे दी जी। क्या बात है, क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने आदिल के साथ उनकी थीसिस फिल्म में भी काम किया था, वॉइस ओवर इनके साथ रहे बहुत सारे प्रोजेक्ट में माशाल्लाह। तो इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। ग्रेट। इस मूवी के सेट्स पे कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करें आज? मेरे साथ कुछ ऐसा वाकया तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी। मैं बहुत पोलाइट नहीं बोलती, प्यार से जैसे गुस्से वाली हैं आप, बहुत टाइट कर देती है, फौरन से सीधे हो जाओ नहीं तो एक दूंगी कान के नीचे। नहीं ऐसी भी नहीं हूँ। एक सीन था मेरा और शोएब का जिसमें हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे बहुत ही प्यार से, वो मुझसे नहीं हो रहा था। ठीक है, क्यों आप उसमें आदत ही नहीं है। ठीक है, फटे वाली बात हो तो समझ में भी आए। तो वो मुझसे बार बार रीटेक आदिल करवा रहे थे। मैंने एंड में कहा बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं करूँगी। मोहब्बत नहीं हो रही। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बाकी सेट था। बाकी तो उसमें क्या है नहीं कि एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी या धीमा नहीं बात कर पा रही। पर्सनालिटी में नहीं है ना, उनकी पर्सनालिटी में एग्रेशन है। वो कह रही है मुझे फाइटर बनाओ, रोमांटिक रोल मुझे नहीं चाहिए। आदिल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मूवी कब रिलीज हो रही है, कब हम देख पाएंगे, ऑडियंस के लिए कब पेश की जाएगी? ये 22 सितंबर 2022 को सिनेमा में रिलीज होगी। 2 सितंबर सर। हाँ, 2 सितंबर 2022। मुझे अच्छे से याद है। ये शुक्र है 6 और फिल्मों के साथ रिलीज नहीं हो रही थी। ईद के ऊपर 10 फिल्में आ जाती हैं, लोग परेशान सोच रहे थे बिल्कुल कौन सी देखें भाई। भले आप वीकडे पे करें रिलीज, किसी और हफ्ते में करें, लेकिन अकेली रिलीज करें। बिल्कुल, फिल्म आ रही हो। ड्यूरेशन क्या है मूवी की आदिल? 2 hour and 15 minute। 2 hour 15 minute। अच्छा, एक मैंने रिपोर्ट गुज़िश्ता एक इंटरनेशनल चैनल पे देखी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि बलूचिस्तान के ऊपर और बलोच के इश्यूज़ के ऊपर
गाने बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, मूवीज़ बन रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, उस रिपोर्ट का अखज़ ये था कि बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग जर्नलिज्म होती नहीं है, बड़ा मुश्किल है, जो सच बोलता है उसको असाइलम लेना पड़ता है, बाहर जाना पड़ जाता है। तो आप भी जब बलोच के इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे तो आपको कितनी मुश्किलात हुई और यकीनन प्रेशर आया कि नहीं आया, और इसमें हकीकत कितनी है आदिल भाई कि ग्राउंड रियलिटी और जो मीडिया पे दिखाया जाता है, बहुत फ़र्क। जैसे आप फील्ड से वाकिफ़ हैं, आप फील्ड में हैं, आपको तो पता ही होगा कि क्या, लेकिन आपकी मुझे सुनना चाहते हैं क्योंकि आप जो जिस तरह से हम काम कर रहे थे तो उसमें तो ऐसा कोई हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि क्योंकि हमारा टॉपिक वैसा टॉपिक नहीं है, सिंपल सी नॉर्मल सी किसी भी मतलब आम बंदे की कहानी है, और उसमें ऐसा पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है, टोटली स्पोर्ट और ह्यूमन बेस्ड कहानी है कि आपके जो लियारी में आम रहने वाला बंदा है उसकी कहानी बता रहे हैं हम। कोई ऐसा हमने पॉलिटिकल इसको ना हाईलाइट किया, ना कोई बलूचिस्तान के कोई ऐसे इश्यूज उसके अंदर है, तो उसमें तो हमें कोई किस्म की परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता रियलिटीज़ जो आप बता रहे हैं, रियलिटीज़ तो फिर अपनी जगह पे हैं, वो तो फिर ये लियारी का हाल जब लियारी पहुंचते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि लियारी के साथ क्या जुल्म हुआ हुआ। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और उस वक्त भी तो पूरे कराची के हालात ऐसे थे, मगर वो ख़ास क्योंकि चैनल को ज़्यादा मेरे ख्याल में वो रेटिंग मिलती थी उस न्यूज़ को बार बार रिपीट करने में, तो इस वजह से वो लियारी को ज़रा नेगेटिव उसमें रखा गया था, स्पेस में रखा गया था और उससे ज़्यादा वो आई थिंक मीडिया। लेकिन आदिल भाई मुझे आप बात बताएं ना, वहाँ सड़कों का हाल देखें, वहाँ नालों का हाल देखें, वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखें, पानी की सहूलियात देखें, बिजली की सूरत हाल देखें, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि इतना टैलेंट, इतने बड़े बड़े फुटबॉलर, इतने बड़े बड़े बॉक्सर, इतने बड़े बड़े साइकिलिस्ट, इतने बड़े बड़े डोंकी कार्ट रेसर, मतलब टैलेंट की ऐसी भरमार है लियारी में कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कोई भी आप इलाका उठा के देख लें, कहीं इतना टैलेंट नहीं है जितना पाकिस्तान के इस छोटे से एरिया लियारी में है। और बलोच लोगों में जितनी एनर्जी, जो एथलीट, जो एक्टर्स, जो फिल्म मेकर्स, जो साइकिलिस्ट, उनको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, आदिल भाई वो नहीं मिली है। बिल्कुल रियलिटी है, ऐसा ही है, बिल्कुल रियलिटी है, उस पर तो मैं कोई वो दो राय है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। राइट। अच्छा आदिल साहब बताइए, आपकी मूवी आपने कहाँ पिक्चराइज की है, शूट कहाँ हुई, लोकेशंस? ये मेजॉरिटी इसकी लियारी में है, अच्छा, और कराची के कुछ सराउंडिंग्स में, और फिर इसका एक बड़ा चंक जो है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में है। अच्छा। तो उसकी एक कहानी, जब वो कहानी आप देखेंगे तो वो शिप ब्रेकिंग यार्ड क्यों है उसके अंदर, तब वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों। तो आदिल कितना पैसा लग गया इस मूवी को बनाने में? ये ऐसे क्वेश्चन है। 10-15 करोड़ ज्यादा हो गए। चौधरी जो फिल्म बनी थी वो 8 करोड़ में बनी है। अराउंड 1 तक हमें लगा। यानी आपने अच्छे बजट में, मैं कहूँगा एक अच्छी मूवी बना ली है और यकीनन लोग इसको देखने जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे बलोच और लियारी के लोग ना आपको इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं जी। मैं चाहूँगा कि आप अपने देसी बलोची स्टाइल में जिस तरह होता है ना वाजा और डोडा, उसी स्टाइल में जरा एक कोई मैसेज देना व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा। मूवी क्यों देखने आए, क्या है ऐसा मूवी में, क्या कमाल किया आदिल साहब? सर बलूची में मैं कहूँ तो पूरे बलूची तो वैसे ही वो पिछले 3 साल से मेरे पीछे पड़े हुए फिल्म आएगी। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो उर्दू में भी कहिए, बलूची में भी। अच्छा, टास्क बड़ा हो गया। खैर शुमा चूँकि मारा चारगे लाइव माँ बोला निश्चित तलाई घूमा और मैं पूरे कास्ट हमने माँ हमशे थी फिल्में प्रमोट करने वास्ता कि शुमा ब्याय मैं फिल्मा बेचारे 2 तारीख का सितंबर है और कोशिश बिकने की सज्जें होती संगत और साथी हो किस वाले होती मुना ब्यारे और मैं एक खसानी कोशिश यार कामयाब बिकने ताकि आई रन पदा में दिगी बातें फिल्म में करा आना भी सकीन में मिली कि या फिल्म भी बनाया। शोएब आपकी बारी। मुझे भी ये रिपीट करना नहीं, ये रिपीट नहीं, आप कोई और मैसेज दें। आप बताएं फिल्म में है कि लोग देख रहे हैं, फेमस डायलॉग कुछ है आपका कोई है? देखें इस फिल्म को शूट हुए 3-4 साल तो हो गए, डायलॉग भूल चुके हैं सीरियसली। मुझे बताओ फिल्म में ऐसा क्या है कि लोग देखने आए इसको लाजमी? कैमरा में देखते हुए अरबी और बलूची में? बलूची में बोलना है, अरबी में आलन व सालन। जी मई बलूची फिल्म एक डिफरेंट फिल्म है। इसे तो का शुमारा फाइट रोमांस और मतलब एक रिस्पेक्टफुली रोमांस असती कि बलूची मई जो चागिर्द आई है चेन नज़रिया देखिए फिल्म तो का बाज़ एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स बाज़ बेहतरीन है शुमा ब्याह फिल्म बेचारे और ये फिल्म तो का अबीला मनो अनवर इकबाल साहब मरहूम
देखिए बाजें बस बेहतरीन स्टोरी शुमा ब्याह लाजो में फिल्म अच्छा रहती फैमिली को ब्याह संगतारी को ब्याह अबिला योर क्विक मैसेज जल्दी से मन भी हमें खुशी लूटी शुमा ब्याह 2 सितंबर में फिल्म रिलीज हो गई शुमा अल्लम ब्याह होती फैमिली है गुना होती संगत तो साथिया नहीं गुना में फिल्म में 4 घर जरूर भी आई राइट अबीला कुर्द शोएब हसन आदिल बजंजो थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस बड़ी खुशी हुई मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप लोगों से मेरी अपील है कि बलोच फीचर फिल्म में जरूर देखिएगा बलोच फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए क्योंकि इनसे ज्यादा टैलेंट किसी के पास नहीं है अपना बहुत ख्याल रखिए कल फिर मुलाकात होगी अंटिल देन अल्लाह हाफिज आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है मेरी दुनिया बोल है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।